गॉड ऑफ इन्फिनिट रिलैम्स। अध्याय 21, एक प्राचीन से प्रश्न करना। इस प्रायोजित अध्याय के लिए नो नेम रिक्वायर्ड को विशेष धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नई वेबसाइट पसंद आएगी। जल्द ही हमारा एक और अध्याय आने वाला है। मैं आपको इस रोमांचक पल के साथ छोड़ता हूँ। हे ज़ोक्सो। अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित न करने और विवेकशील बने रहने के लिए रक्षक बेई ने ध्रुव को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्णय लिया, जो साधारण शिष्यों के लिए भी बनाया गया था, लेकिन ये जंगल में स्थित था, कई शिष्यों से बहुत दूर। ध्रुव इंतजार नहीं कर सका और हान मान की ओर चल पड़ा। जब वह उसके नए प्रशिक्षण कक्ष के पास से गुजरा तो उसने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और आगे बढ़ गया। ध्रुव ने पलटकर देखा तो एक शिष्य आश्चर्यजनक रूप से उसके प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ध्रुव नाराज था क्योंकि उस कमरे को गुप्त रखा जाना चाहिए था। वह शिष्य का पवित्र प्रशिक्षण स्थल था। ध्रुव किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, तो उन्हें कैसे पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है। शिष्य ने तो दरवाजा खोलकर अंदर देखने की भी आजादी ले ली थी। क्या होगा अगर उस कमरे में कोई निजी या गुप्त चीजें हों? तुम्हें संप्रदाय के नियमों के बारे में पता है, तुम्हें दूसरे शिष्यों के कमरों में जाने की इजाजत नहीं है, ध्रुव ने गुस्से में कहा। वह उस शिष्य को जानता था, उसका नाम हो किंग था। वह संप्रदाय के शीर्ष 10 साधारण शिष्यों में शुमार था। वह ये सुनिश्चित करने का भी जिम्मेदार था कि साधारण शिष्य संप्रदाय के नियमों का पालन करे। ध्रुव उसे संप्रदाय में उसके रुतबे के कारण जानता था। इसके अलावा वह ध्रुव को भी जानता था। युन हाई संप्रदाय में मोकैंगलैन महान बुजुर्गों में से एक थे। उनका उच्च पद था। संप्रदाय के नियमों का पालन सभी द्वारा सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। युन हाई संप्रदाय में संप्रदाय के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई लोग जिम्मेदार थे। कुछ लोग साधारण शिष्यों पर नजर रखते थे और कुछ कुलीन शिष्यों पर। हो किंग अक्सर संप्रदाय के नियमों को बनाए रखने के लिए एक शिष्य के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। हालांकि ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि वह संप्रदाय के सबसे पवित्र नियमों में से एक को तोड़ने की हिम्मत करेगा। बेशक मुझे वह नियम पता है, लेकिन जब बात तुम्हारे बारे में हो तो ऐसे नियम की जरूरत नहीं है, तुम कूड़े के टुकड़े। हो किंग सुस्त लग रहा था। वह ध्रुव की आंखों में सीधे नहीं देख रहा था। उसके ख्यालों में ध्रुव अब भी वही कूड़ा था जो वह 5वीं क्यूई परत पर हुआ करता था। मेरे पीछे आओ, हो किंग ने कहा। मेरे पास समय नहीं है। ध्रुव फिर से चलने लगा। हान मान अभी भी घायल था और अपनी गोलियों का इंतजार कर रहा था। जब उसके पास समय के साथ बेहतर काम करने के लिए थे तो वह हो किंग को क्यों परेशान करेगा। हो किंग दंग रह गया जब उसने देखा कि ध्रुव उसे अनदेखा कर रहा है। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसका रूप अचानक गायब हो गया। तेज हवा चलने लगी और ध्रुव के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह हो किंग थी। हो किंग को अपनी चपलता तकनीक पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह जानता था कि यह कितनी शक्तिशाली है, खासकर जब उसने ध्रुव को भौहें चढ़ाते देखा। वह घटिया सा व्यक्ति इतने महान कौशल से स्पष्ट रूप से हैरान था। संप्रदाय के एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप नहीं जा रहे हैं? हो किंग ने मजाकिया लहजे में कहा, मानो ध्रुव खुद को बेवकूफ बना रहा हो। बुजुर्गों में से एक मुझसे मिलना चाहता है, ध्रुव ने हैरान होकर कहा। क्या ये जीवन या मृत्यु के अखाड़े में हुई हत्या की वजह से था? नामुमकिन, उसने उन सभी को मार डाला था जिन्हें उसकी असली पहचान पता थी। क्या ये झांगू की चट्टान पर हुई घटना की वजह से था? नामुमकिन, रक्षक कांग नहीं चाहते थे कि यह खबर संप्रदाय में फैले, रक्षक बेई भी ऐसा नहीं चाहती थी। वे हो किंग को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे और न ही उसे ध्रुव को लेने भेजेंगे। वे ये भी जानते थे कि उसका हान मान से कोई काम होगा। आश्चर्यजनक रूप से एक बुजुर्ग ध्रुव से मिलना चाहता था और मना करने का कोई कारण नहीं था। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, ध्रुव ने हो क्विंग से कहा और चला गया, जिससे हो क्विंग एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उस आदमी को पता चल गया था कि एक बुजुर्ग उससे मिलना चाहता है और उसने संप्रदाय के एक बुजुर्ग को इंतजार कराने की हिम्मत की। हो क्विंग गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि ध्रुव को बाद में तो सच्चाई का सामना करना ही था, इसलिए यह बस समय की बात थी। ध्रुव जितनी जल्दी हो सका हान मान के कमरे में गया और उसे 3 गोलियां दी। हान मान ने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया और तुरंत निगल लिया। ध्रुव ने उसे अपनी 3 अनमोल गहन उपचारात्मक गोलियां इसलिए दी थी ताकि उसके दोस्त के शरीर में कोई भी बीमारी न रह जाए। वह बिस्तर के पास बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार करने लगा। ध्रुव, क्या आप रसातल की खाई में गए थे? जिंग युन ने ध्रुव को देखते हुए अनिश्चितता से पूछा। ध्रुव ने सिर हिलाया। वह हान मान या जिंग युन से झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसे रक्षकों की बातें याद आईं, तो वह बिना आवाज किए सिर्फ सिर हिला सका। ध्रुव के हाव भाव देखकर जिंग युन को पहले ही पता चल गया था कि वह सफल हो गया है। जिंग युन को किसी तरह पता चल गया था कि वह रसातल की खाई में गया था, कुछ गोलियां ली थी और वापस आ गया था। वह ये भी जानती थी कि अगर कोई परीक्षा पास कर सकता है तो वह ध्रुव ही होगा। हान मान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में किसी अनजान स्रोत से लहरें बह रही हों। उसने आंखें खोली और ध्रुव को आश्चर्य से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ऐसा अद्भुत दोस्त पाकर बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि उपचारात्मक ऊर्जा की अनगिनत गर्म लहरें उसके शरीर में बिना रुके बह रही थीं। ध्रुव, शुक्रिया, हान मान ने कहा। ध्रुव के साथ बिताए थोड़े से समय में ही उन्हें अपने सच्चे दोस्त होने में कोई शक नहीं रहा।
हानमान ऐसे दोस्त का नाम हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। अगर स्वर्ग ने कभी ध्रुव को सजा देने की धमकी दी तो उसे सबसे पहले हानमान को उसकी जगह सजा देनी होगी। कितना सच्चा दोस्त। उसने जिन फैन को मार डाला था और उसके अंजाम अकेले भुगतना चाहता था। उसने उनके साथ कीमती सामान बांटा था, हालांकि उसने खुद ही उन खूंखार जंगली जानवरों को मारा था। वह जियान हुआई और जिन हाओ को भी अकेले ही मार सका था और फिर वह रसातल की खाई तक जाकर परीक्षा भी पास कर सका था, सिर्फ अपने दोस्त हानमान को बचाने के लिए। इस दुनिया में ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जो इतने कम समय से जानने वाले किसी व्यक्ति के लिए इतना कुछ कर सके। ध्रुव अपनी सभी दोस्तियों और उन लोगों को सचमुच महत्व देता था जिन्हें वह दोस्त कहता था। थोड़ी देर बाद हानमान को लगा कि उसका शरीर लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है। उसे लग रहा था कि उसका शरीर अभी भी ठीक हो रहा है। अब कोई दर्द नहीं था, बस त्वचा पर पिन चुभने का एहसास था। वह आश्चर्यजनक रूप से इतनी जल्दी ठीक हो गया था। जिंग यून ने देखा कि हानमान कितनी जल्दी ठीक हो रहा था और उसके चेहरे के जख्म गायब हो गए थे। वह इस बात से हैरान थी कि इन गहन उपचारकारी गोलियों ने शरीर पर कितनी जल्दी असर किया और वे कितनी शक्तिशाली थीं। ये गोलियां बहुत उपयोगी हैं, जैसी कि रक्षकों से उम्मीद की जाती है, ध्रुव ने सोचा जब उसने देखा कि हानमान कितनी जल्दी ठीक हो रहा है। ध्रुव मुस्कुरा रहा था और आखिरकार आराम करने लगा था। हानमान, तुम इतनी जल्दी ठीक हो रहे हो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। जाने से पहले ध्रुव ने जार से 3 गोलियां निकाली और जिंग यून को दे दी। उन्होंने कहा, जिंग यून, अगर उसकी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं होती तो तुम्हें उसे तुरंत ये 3 बेहतरीन उपचार गोलियां देनी होंगी। मैं इस काम के लिए तुम पर निर्भर हूँ। ध्रुव, चिंता मत करो, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। जिंग यून ने 3 गहन उपचार गोलियां ली और फिर ध्रुव को जाते हुए देखा। ध्रुव हो किन का पीछा करते हुए तूफानी घाटी की ओर और ज्यादा सटीक रूप से जीवन मृत्यु के अखाड़े की ओर जा रहा था। ध्रुव ने देखा कि अखाड़े के चारों ओर कई शिष्य जमा थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा और वे सब ऐसी जगह क्यों इकट्ठा हुए थे जहां युद्ध की कोई आवाज नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सोच रहा था कि कौन सा एल्डर उससे मिलना चाहता है और किस कारण से। कुलपति एल्डर मो, मैं ध्रुव को लाया हूँ। हो किंग ने ध्रुव को जीवन या मृत्यु के अखाड़े में ले जाते हुए सम्मानपूर्वक कहा। ये हमारे यून हाई संप्रदाय के कुलपति नानगोंग लिंग और महान बुजुर्ग मोकेंग लान है। ध्रुव का जबड़ा जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने महत्वपूर्ण लोगों से मिलेगा और उन्होंने उसे सीधे बुलाया था। उसने इधर उधर देखा तो चू झान पेंग और लिन कियान दिखाई दिए। लिन कियान ने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। वह यहाँ क्या कर रही है? ध्रुव, क्या आप जानते हैं कि आपने क्या अपराध किए हैं? मो शी ने ध्रुव से अपनी आंखों में एक भयावह और काली नजर के साथ पूछा। बड़े साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा और उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। मो शी संप्रदाय में एक सम्मानित बुजुर्ग थे। ध्रुव को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम एक शिष्य हो और अपने बड़ों को नहीं समझते। तुम अपने भाई बहनों को चोट पहुंचाते हो, अपने बड़ों और अपने से श्रेष्ठ लोगों का अपमान करते हो। तुम यूनहाई संप्रदाय के लिए कलंक हो। तुम एक कलंक हो। तुम कूड़ा हो। मो शी ने आरोपों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का पूरा ध्यान रखा था और यहाँ तक कि अपनी इज्जत बचाने के लिए चू झानपेन के साथ किए गए समझौते के कारण उसे अपमानित भी किया था। चूंकि ध्रुव एक साधारण शिष्य था, इसलिए कोई भी चू झानपेन से यह सवाल नहीं करता था कि वह उसे कैसे निपटाना चाहता था। कोई नहीं चाहता था कि यूनहाई संप्रदाय के धर्मगुरु चिंतित हों। उसने सबके सामने इन सारे आरोपों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया था और ध्रुव को यूनहाई संप्रदाय से निष्कासित करवाने का इरादा किया था। उसने ये भी सुनिश्चित किया था कि जितना हो सके उतना दबाव डाला जाए ताकि कोई साधारण शिष्य उसके आरोपों का खंडन न कर सके। अपमान कचरा यूनहाई संप्रदाय को बदनाम कर रहा है। ध्रुव की आंखें उलझन भरी लग रही थीं और फिर उसने लिन कियान की ओर देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। हालांकि वह एल्डर मोशी को समझ नहीं पाया और न ही यह कि वह लिन कियान के पक्ष में क्यों खड़ा है। हालांकि ध्रुव कोई प्रसिद्ध शिष्य नहीं था, फिर भी वह संप्रदाय का एक शिष्य था। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम सब देख सकते हो कि इन आरोपों से बचाव करने की उसकी अनिच्छा से वह कितना दोषी है। मो शी ने ध्रुव की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, जो चुप रहा। एल्डर, आपने मुझ पर बिना सबूत के कई आरोप लगाए हैं। मैं तो बस एक साधारण शिष्य हूँ और जाहिर है यूनहाई संप्रदाय के सर्वशक्तिमान आदरणीय बुजुर्गों के लिए इन छोटे लोगों की बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित भी कर दूं तो भी इतने बुद्धिमान, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बुजुर्ग मुझे पहले ही दोषी मान चुके हैं। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? कितना बेशर्म, मोशी चिल्लाया, जिसे ध्रुव से ऐसे तीखे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव ने वाकई इशारा किया था कि साधारण शिष्यों के साथ कितना घटिया व्यवहार किया जाता है और कैसे बड़े लोग बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर बात करने की? मैं संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक हूँ। संप्रदाय में मेरा कर्तव्य शिष्यों से उनके अपराधों के बारे में पूछताछ करना है। क्या तुम्हें पता भी है कि संप्रदाय के किसी बुजुर्ग से पलटकर बात करना भी एक अपराध है? अगर मैं एक शब्द भी न कहूं तो आप इसे मेरे द्वारा आपके सभी आरोपों में अपना अपराध स्वीकार करने के रूप में समझेंगे।
लेकिन जब मैं बोलने का फैसला करता हूं, तो आप मुझ पर एक ऐसे एल्डर के खिलाफ जाने का आरोप लगाते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। मैं ध्रुव ऐसे पक्षपाती एल्डर से पूछना चाहता हूं कि आप आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या स्वामी अपने आज्ञाकारी कुत्ते से दूर नहीं भटक सकते? ध्रुव चिल्लाया। जब वह लिन फेन पर आरोप लगाने आया तो मोशी को उसके किए अपराधों का पहले से ही यकीन था, मानो उसने उन्हें देखा हो। उसका मन कुछ भी नहीं बदल सकता था। उसने सोचा कि ध्रुव ने संप्रदाय को बदनाम करने का दोषी ठहराया है। उसने ध्रुव के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। ध्रुव जानता था कि मोशी चाहे कुछ भी करे, उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। एक शब्द भी न बोलना अपराध होगा, लेकिन बहस करना भी अपराध होगा। जब वह पहले से ही दोषी था तो उसे अपने कार्यों पर लगाम लगाने की क्या जरूरत थी? पूरी भीड़ के सामने, संप्रदाय के सभी सदस्यों के सामने ध्रुव ने मोशी को देखा और बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। आज का आखिरी अध्याय। कल फिर से गुलामी का दिन है, लेकिन अगर हो सके तो मैं इसे 2-3 अध्यायों तक सीमित रखने की कोशिश करूंगा। आप सभी समर्थकों का विशेष धन्यवाद और इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए मेटाजोन का और भी अधिक धन्यवाद। आप सभी ने मेरा बहुत स्वागत किया है और मुझे उम्मीद है कि आप पेन का भी उतना ही समर्थन करेंगे जितना आपने मेरा किया है। आपने इस उपन्यास के अनुवाद के मेरे अनुभव को वाकई बेहद सुखद बना दिया है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ज़ोक्सो। तो शुक्रिया। पेश है एक और रोमांचक किस्सा। आनंद लीजिए। वह आदमी वाकई बहादुर है। उसने एक बड़े से भी बात करने की हिम्मत की है। वह एक पागल आदमी है जो बेपरवाही से काम करता है। ऐसा लगता है जैसे वह जीने से थक गया है। भीड़ जोर जोर से चर्चा कर रही थी, दया भरी नजरों से देख रही थी। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना दुस्साहस करेगा कि सीधे एक एल्डर से भिड़ जाएगा। 9 मेघों के महाद्वीप में ये संप्रदाय के लिए अत्यधिक समृद्धि का काल था। संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि वह स्वयं को लगभग एक राष्ट्र कह सकता था। वे जहां भी जाते बिना किसी की परवाह किए शांति या विनाश ला सकते थे। संप्रदाय के भीतर सत्ता के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। पदानुक्रम में पद अत्यंत कठोर थे। पहले साधारण शिष्य और कुलीन शिष्य थे जो संप्रदाय के भीतर अंकुर थे। फिर साधारण वृद्ध और महावृद्ध थे। साधारण सबसे निम्न श्रेणी का होता था, चाहे वह वृद्ध हो या शिष्य। संप्रदाय में प्रत्येक की अपनी भूमिका थी और कोई भी पदानुक्रम के विरुद्ध नहीं जाता था। ध्रुव एक साधारण शिष्य था और बस इतना ही। उसके और मोशी के बीच संप्रदाय के पदानुक्रम में स्थिति का बहुत बड़ा अंतर था। अगर मोशी चाहता कि ध्रुव जिंदा रहे तो वह जिंदा रहता, अगर मोशी चाहता कि ध्रुव मर जाए तो वह मर जाता। यही उनके बीच का अंतर था। मोशी हैरान और शर्मिंदा था क्योंकि ध्रुव ने सीधे उसके खिलाफ बात की थी और उसे मूर्ख बना दिया था। लेकिन क्या किसी संप्रदाय के बुजुर्ग का विरोध करना अपराध है? मोशी ने कहा। वह ध्रुव को भूल रहा था और बिल्कुल भी नहीं हिला। किसी आदरणीय बुजुर्ग के विरुद्ध तर्क करना सबसे बड़ा अपराध है और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। इतने उच्च सम्मान वाले बुजुर्ग का अपमान करने के लिए उसकी साधना को बाधित कर देना चाहिए और फिर संप्रदाय में उसका पद भी रद्द कर देना चाहिए। मोजी ने कहा। होकिन को मोशी की बात समझ कैसे नहीं आई? वह इतना बड़ा मौका कैसे गंवा सकता था? बड़े होकिन का मानना है कि ध्रुव उन सभी अपराधों का दोषी है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। उसे अपनी साधना को बाधित करना चाहिए और संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कोई जरूरत नहीं, उसने इतनी कम कुशलता हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की है, हमें उस बेचारे पर दया करनी चाहिए। बस जाओ, उसकी एक बांह काट दो और फिर उसे संप्रदाय से निकाल दो। मोशी ने उदार स्वर में कहा, मानो वह ध्रुव के प्रति उदारता दिखा रहा हो। कितना क्रूर! ध्रुव उससे नफरत करता था। उसे लगता था कि मोशी अन्याय है। यही वह क्षण था जब मोशी को ध्रुव की सूची में शामिल किया गया था और जब तक ध्रुव जिंदा रहेगा मोशी का खून बहता रहेगा। ध्रुव पर कई अपराधों का आरोप था, उसे संप्रदाय से किसी भी हालत में निकाल दिया जाएगा। उसे तुरंत लिन कियान को उपहार के रूप में दे दिया जाएगा। उसे डर था कि अगर लिन कियान और वह खौफनाक युवक उसे पकड़ लेते हैं तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे साफ तौर पर उसकी जान लेने आए थे। दरअसल ध्रुव ने ठीक यही सोचा था। चूंकि उन्होंने उसके पीछे एक एल्डर को भेजा था, इसलिए स्थिति पहले से ही निराशाजनक थी। अगर वह आज्ञा मानता तो मर जाता और अगर विरोध करता तो भी मर जाता। साधना के मार्ग पर जिनके पास पर्याप्त शक्ति और प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, वे मर जाएंगे। संप्रदाय भी अविश्वसनीय है और अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्रुव का हृदय दर्पण की तरह था। ये संसार, जो कुछ भी घटित हुआ था, जिस चीज पर आप भरोसा कर सकते थे, वह थी आपकी अपनी शक्ति। ये क्षण ध्रुव की इस संसार की अवधारणा को भी पुष्ट कर रहा था। एक बुजुर्ग झूठे आरोपों के आधार पर उसका हाथ काटकर उसे संप्रदाय से निष्कासित करना चाहता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव ने नानगोंड लिंग की तरफ देखा। संप्रदाय के मुखिया ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह जो कुछ हो रहा था उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को उससे दूर कर लिया। हर चीज के लिए ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा की जरूरत होती है। फिलहाल मैं ताकतवर नहीं हूं, यानी मुझे अपनी असली प्रतिभा उजागर करनी होगी। ध्रुव के विचार तेजी से आए। अगर कोई उपाय नहीं है तो मुझे बता देना चाहिए कि मैंने झांगू की चट्टान पर क्या किया था। जब उसने ढोल बजवाए तो संप्रदाय के 2 रक्षक प्रकट हुए और स्वयं उसे संप्रदाय तक वापस ले गए।
ध्रुव को अभी भी संदेह था क्योंकि उसने जो परीक्षा पास की थी वह आसान थी। जैसा कि उसने शुरू में सोचा था, वह परीक्षा आसान नहीं थी। उसने खुद को ये सोचकर धोखा दिया था कि रक्षकों की दया से यह आसान है। उस समय हो किन पहले से ही बुरे इरादों के साथ ध्रुव के सामने खड़ा था। कई लोग उन्हें घूर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग भी एक साधारण शिष्य की हत्या को तिरस्कार से देख रहे थे। हो किंग एक ही समय में घबराया हुआ और उत्तेजित महसूस कर रहा था। यह उसके लिए बुजुर्गों को अपना कौशल दिखाने का एक शानदार मौका था। कचरे के टुकड़े, तुम अपना हाथ खुद काट सकते हो। मेरी ताकत और तुम्हारी ताकत में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता कि तुम लड़ने लायक हो किन ने घमंडी लहजे में कहा। ध्रुव ने हो किन की चमकती आंखें देखी और झुंझला गया। हो किन का व्यक्तित्व मजबूत नहीं था। सबसे अच्छे साधारण शिष्यों में से एक होने के बावजूद वह बस एक दयनीय कमजोर इंसान था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा हाथ कैसे छीनने की योजना बना रहे थे। ध्रुव ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए और उसे अपने सामने मजबूती से थामे हुए कहा। वह शांति से खड़ा था और जहां वह खड़ा था वहां से एक इंच भी हिलने की कोशिश नहीं की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अविचल पर्वत हो, उसे कोई डर नहीं बचा था। हाँ, अगर ऐसा ही होना है तो मैं बड़ों को दिखा दूंगा कि तुम सचमुच कितने बेकार हो किंग ने कहा, जो साफ तौर पर जानता था कि ध्रुव अपना हाथ नहीं काटने वाला। कुछ देर पहले ही उसने ध्रुव को अपमानित किया था और खुद को दयालु दिखाया था, जिसका बड़ों पर गहरा असर होगा। डांसिंग विंड, चपलता तकनीक। हो किंग पलक झपकते ही गायब हो गया। नाचती हवा, चपलता तकनीक। उसने अपनी चपलता तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। उसकी चाल इतनी तेज थी मानो वह हवा में नाच रहा हो। सह शिष्य हो किंग 10 सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक है। उसकी चपलता तकनीकें साधारण शिष्यों में से किसी के लिए भी उत्कृष्ट है। ध्रुव उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? वह आदमी अभी भी खड़ा है और शांत दिख रहा है। वह मौत की तलाश में है। ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। भीड़ हो किंग को देख रही थी जो हवा की तरह तेज था। भीड़ जोर से चिल्ला रही थी। हो किंग सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक था। जब वह अपनी चपलता का प्रयोग कर रहा था तो उससे ऊंचे दर्जे के लोग भी उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जब मोशी ने हो किंग की चपलता तकनीक देखी तो वह आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे हो किंग की ताकत फिर से बढ़ गई हो। उसे उम्मीद थी कि अगले साल की शुरुआत तक हो किंग संप्रदाय के 5 सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक बन जाएगा, ताकि उसके गुरु के रूप में मोशी की भी प्रतिष्ठा बढ़े। हो किंग ध्रुव को हरा पाएगा या नहीं, मोशी ने कभी इस सवाल पर विचार ही नहीं किया था। ध्रुव सिर्फ 8वीं क्यूई परत पर था। उसने अनुमान लगाया कि ध्रुव सिर्फ 3 चाल ही चल पाएगा। उसके बाद हो किंग उसका हाथ पकड़ लेगा और ध्रुव उसकी हरकतें देख भी नहीं पाएगा। वहां मौजूद लोगों में दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ध्रुव ही था जो अपनी जीत पर यकीन रखता था। बाकी सब ध्रुव का खून देखने को तैयार थे। वह सिर्फ एक हाथ से अपनी तलवार पकड़े हुए था और पहाड़ की तरह निश्चल खड़ा था। हो किंग बहुत तेज था और ध्रुव के चारों ओर नाचता ही जा रहा था। तभी तेज सीटी बजती हवा चली और ध्रुव के वस्त्र हवा में लहराते झंडे जैसे हो गए। उसके लंबे बाल चारों तरफ उड़ रहे थे, फिर भी वह स्थिर रहा। अचानक हो किंग का रूप फिर से गायब हो गया। यह अंत है। साथी शिष्य हो किंग की चपलता तकनीकें इतनी असाधारण हैं कि श्रेष्ठ शिष्य भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि भीड़ निष्कर्ष पर पहुंचने लगी। सब बस यही देख पा रहे थे कि ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वह शांत महसूस कर रहा था और उसके वस्त्र अभी भी हो किंग के उसके चारों ओर नाचने से पैदा हुई हवा से उड़ रहे थे। उसकी सांसें स्थिर थीं और उसका दिल शांत था। अचानक उसने सांस लेना बंद कर दिया और अपनी सारी इंद्रियों को केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित कर दिया। ध्रुव की तलवार अचानक हिल गई। उसकी तलवार हवा में ऐसे नाच रही थी मानो हो किंग के हुनर की नकल कर रही हो। वह सुंदर और फुर्तीला लग रहा था। उसके चेहरे पर बस शांति थी। ध्रुव के सिर के ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक एक दमनकारी ऊर्जा ने वातावरण को भर दिया और कई दर्शकों को चौंका दिया। बहुत दुर्बल। ध्रुव ने बस यही 2 शब्द कहे। उसकी तलवार अभी भी चमक रही थी और बेदाग थी। उसके तुरंत बाद पूरी भीड़ ने चारों तरफ खून के छींटे देखे। पूरी भीड़ सदमे में थी। वे जो देख रहे थे वह अकल्पनीय था। हो किंग ध्रुव पर पलटवार करने में भी असमर्थ था। वह हार गया था। ध्रुव के लिए यह एक आसान जीत थी। उसने हो किंग की चपलता तकनीक के दौरान एक ही वार में हो किंग का एक हाथ काट दिया था। यह ऐसे कैसे संभव है? ध्रुव ने ऐसा कैसे किया? कुछ साधारण शिष्य चिल्लाए। वे बेहद हैरान थे, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें से कई ने ध्रुव की ख्याति सुनी थी और यह भी कि कई साधारण शिष्य उसे कूड़ा कचरा कहते थे। वह इतने कम प्रयास में एक ही वार में हो किंग का एक हाथ कैसे काट सकता था? इन सभी साधारण शिष्यों ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि ध्रुव ने कैसे हमला किया था, लेकिन कुलीन शिष्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। ध्रुव अपनी तलवार का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहा था कि उसने हवा से शक्ति उधार लेकर हो किंग का हाथ काट दिया था। कई दर्शकों को ऐसा लगा कि असल में हवा ने ही तलवार पहुंचने से पहले ही हाथ काट दिया था। एक तलवार जो हवा के साथ मिलकर उसकी ताकत उधार ले सकती है। क्या जिंग चेन मंडप में ऐसी तलवारबाजी थी? नानगोंग लिंग ने पूछा, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा था।
ध्रुव का तलवारबाजी काबिले तारीफ था। इसे वाकई परफेक्ट कहा जा सकता है। उसने अपने हमले में किसी भी तरह की बेवजह ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने हवा का रुख अपनाया और होउकिन की एक भुजा काट दी। ध्रुव का यही असली मकसद था। अगर वह होउकिन की जान लेना चाहता तो किसी के भी प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक बार में ऐसा कर सकता था। ध्रुव ने अपनी तलवार को हवा के साथ मिलाने के लिए किसी विशेष कौशल का अभ्यास नहीं किया था। ये बस एक अंतर्दृष्टि थी जो उसे झांगू की चट्टान पर रहते हुए प्राप्त हुई थी। उसने महसूस किया था कि तलवार आकाश और सृष्टि की सभी चीजों में एक शक्ति है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तलवार में एक तलवार शक्ति थी, हवा में एक वायु शक्ति थी। उसने बस उस वायु शक्ति का उपयोग किया था। उसने अपनी तलवार से हवा का अनुसरण किया था जिससे तलवार और हवा का एक मिलन हुआ और फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का हाथ साफ साफ काट दिया। क्या वह वायु बल का प्रयोग नहीं कर रहा था? नानगोंग लिंग ने उस संभावना पर विचार करते हुए पूछा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि ध्रुव केवल 8वीं क्यूई परत पर था। वह वायु बल का प्रयोग क्या होता है ये कैसे समझ पाएगा? क्यूई स्तर का एक साधक तत्वों की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। केवल लिंग क्यूई स्तर तक पहुंच चुके साधक और कुछ प्रतिभाशाली लोग ही तत्वों की शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। यदि क्यूई स्तर का कोई साधक उन शक्तियों का उपयोग करना चाहता था तो वह केवल अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके ही ऐसा कर सकता था। एक साधक केवल अपनी आत्मा का उपयोग करके ही शक्तियों का उपयोग कर सकता था, लेकिन उस लड़ाई के दौरान ध्रुव ने अपनी आत्मा को बिल्कुल भी मुक्त नहीं किया था। वह कूड़ा करकट ताकतवर हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पागल हो गया। हालांकि जहां तक मेरा सवाल है, वो कूड़ा करकट पहले जैसा ही है, अभी भी कूड़ा करकट ही है। आज भी यह नहीं बदलेगा। लिन कियान ने सोचा, जिसने ध्रुव को एक ही वार और एक ही प्रयास में अपने प्रतिद्वंद्वी का हाथ काटते देखा था। वह लिंग क्यूई स्तर पर थी और उसकी आत्मा लगातार मजबूत होती जा रही थी और जागृति के कगार पर थी। उसके पास बर्फ और आग की सार्वभौमिक आत्मा थी। वह छोटा सा कूड़ा करकट ध्रुव उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मोशी उस पल बेहद शर्मिंदा लग रहा था। उसने होकिन को ध्रुव का हाथ काटने के लिए नियुक्त किया था और उसने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव एक ही बार में होकिन का एक हाथ आसानी से काट देगा। मानो उसके मुंह पर तमाचा पड़ गया हो। ध्रुव को मरना ही था। ध्रुव ने सबके चेहरों पर ध्यान नहीं दिया था। वह पहले जैसा ही शांत दिख रहा था। उसने अपनी तलवार सावधानी से म्यान में वापस रख ली थी। उसने होकिन को देखा जो जमीन पर घुटनों के बल लेटा था और उसे जरा भी दया नहीं आई। वह बस ऐसे ही स्थिर रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। साधारण शिष्यों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में से एक। ये स्पष्ट है कि जब आपने कहा कि मैं लड़ने लायक नहीं हूं, तो आप अपना हाथ खोने के लिए तैयार नहीं थे। ध्रुव ने होकिन को उपहास भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि जब आप इतने कमजोर हैं तो आप खुद को इतना घमंडी क्यों होने देते हैं। अगर मैं आपका गुरु होता तो मुझे शर्म आती। जोसेफ जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने इस सीरीज का भरपूर समर्थन किया है और साफ तौर पर इसके दीवाने हैं। वे शुरू से ही मेरे चहेते रहे हैं। शुक्रिया ज़ोक्सो। यह आज प्रायोजित 2 अध्यायों में से पहला है। मैं कल की तरह बहुत देर तक नहीं जागूंगा क्योंकि मुझे काम है, इसलिए अब से सभी दान सप्ताह के दौरान प्रायोजित अध्यायों को ही दिए जाएंगे। टेल नोट, कुत्ते को बदनाम करना और उसे फांसी पर लटका देना एक मुहावरा है, जिसका मतलब है किसी की ऐसी प्रतिष्ठा बनाना जिसे वो मिटा न सके। मुझे इसे कहने का कोई और तरीका नहीं सूझा। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगली रिलीज लगभग 45 मिनट में होगी। मुझे अभी इसे संपादित और प्रूफरीड करना है। होकिन अपने दूसरे हाथ से उस खूनी घाव को ढंक रहा था जहां उसका हाथ हुआ करता था। घाव से और उसकी उंगलियों से खून लगातार बह रहा था और जमीन पर एक गड्ढा बन गया था। वह बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपना हाथ कैसे गंवा दिया। दृश्य इतना भयावह था कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा था। तुम्हारा ये जरूर किस्मत का कमाल रहा होगा। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो, होकिन ने ध्रुव को खौफनाक नजरों से देखते हुए कहा। उस वक्त भी उसे यकीन था कि ध्रुव ने उसे नहीं हराया था और ध्रुव की ताकत उससे काफी कम थी। जब उसने बेतरतीब ढंग से तलवार घुमाई तो जो कुछ भी हुआ वो जरूर किस्मत का कमाल रहा होगा। उसे कैसे पता चला कि होकिन कहाँ है? ध्रुव तो बस किस्मत का मारा था और जब वो हवा में वार कर रहा था तो गलती से उसकी बाह पर वार हो गया। होकिन ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं था। भीड़ में मौजूद कई आम शिष्यों की भी यही सोच थी। उन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने होकिन को इतनी तेज रफ्तार से चलते देखा था और सिर्फ एक ही वार में उसकी बाह काट दी। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। ध्रुव एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और जवाब दिया। वह सचमुच बहुत भाग्यशाली था कि उसे होकिन को हराने का मौका मिला। अगली बार मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा और तुम्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं दूंगा, होकिन लड़खड़ाते हुए बोला। वह ध्रुव से दूर हट गया और शिष्यों की भीड़ में से आगे बढ़ गया। उसका हाथ पूरी तरह से कट गया था और यह ऐसी चोट नहीं थी जिसे वह बिना डॉक्टरी मदद के छोड़ सकता था। उसके घाव को जल्द से जल्द डॉक्टरी मदद की जरूरत थी, वरना वह अपने हाथ के साथ साथ अपनी जान भी गंवा देता। वह पहले ही इतना खून बह चुका था कि उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी मूर्खता नहीं करोगे कि मुझे अगली बार के लिए चुनौती दोगे। ध्रुव ने शक्तिहीन होकर सिर हिलाते हुए कहा।
हो किंग अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था और ध्रुव की जीत का श्रेय किस्मत को दे रहा था। अगर ऐसा स्वभाव रहा तो वह बदला लेने के लिए वापस आएगा और अपना दूसरा हाथ भी गंवा देगा। तुमने एक ऐसे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत की जो न्याय करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं किया जाता। संप्रदाय तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम्हारी नजरों में साफ दिख रहा है कि तुम हमें एक ऐसी चीज समझते हो जिसका तुम अनादर कर सकते हो। मोशी एक बार फिर ध्रुव को दोष दे रहा था, उस पर अपनी जरूरतों के हिसाब से जो चाहे करने का आरोप लगा रहा था। मुस्कुराते हुए ध्रुव ने मोशी से कहा, किसी कुत्ते को बदनाम करना और फिर उसे फांसी पर लटका देना आसान है। अगर मैं आपकी बात ठीक से समझ रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे उसे अपना हाथ काटने देना चाहिए था और फिर संप्रदाय से निकाल दिया जाना चाहिए था और उसके ऊपर से मेरे दिल में अभी भी संप्रदाय होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि आपका विश्लेषण अपने आप में हास्यास्पद है, एल्डर? ध्रुव एल्डर मो को भड़का रहा था। वे सब उसका हाथ काटकर उसे संप्रदाय से निकाल देना चाहते थे और उससे भी बढ़कर वे चाहते थे कि वह संप्रदाय को उसका उचित सम्मान दिलाए। ध्रुव ने मोशी की इस बात के लिए प्रशंसा की कि वह सीधे चेहरे से ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कह सकता है। कुलपति, क्या मुझे पहले कही गई बातों में कुछ और जोड़ने की इजाजत है? ध्रुव ने मोशी की एक बार फिर पूरी तरह से अनदेखी करते हुए पूछा। अगर इस स्थिति में कोई ऐसा था जिसके पास फैसला लेने की शक्ति थी, तो वह निश्चित रूप से नानगोंड लिंग ही था। नानगोंड लिंग के चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिससे पता चलता था कि वह इस युवा शिष्य में रुचि लेने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। दरअसल उसे ध्रुव और उसके कार्यों में गहरी रुचि थी। ध्रुव न तो दबंग था, न ही आज्ञाकारी, न ही अभिमानी और न ही विनम्र। ध्रुव इतनी विकट स्थिति में भी पूरी तरह शांत और संयमित था। एक महान साधक बनने और साधना पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए यही स्वभाव जरूरी था। आप बोल सकते हैं, नानगोंड लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। कुलपति, मुझे आने के लिए कहा गया था क्योंकि एक एल्डर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। पहुंचते ही मैंने एल्डर को मुझ पर कई तरह के आरोप लगाते सुना, जैसे कि मैं संप्रदाय के नाम को बदनाम करने और संप्रदाय को बदनाम करने का दोषी हूँ। उन्होंने मुझे संप्रदाय का कलंक और कूड़ा कचरा कहा। जब मैंने अपना बचाव करने के लिए स्पष्टीकरण देने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत मुझे बुरा भला कहा और कहा कि मैं उनकी बात का खंडन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी बेगुनाही का बचाव करने का फैसला किया है, इसलिए वे मेरा हाथ काट देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एल्डर मो, जिन्होंने अपनी निजी राय के आधार पर यह फैसला लिया, संप्रदाय को बदनाम करने और उसकी बदनामी का कारण नहीं है? नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एक एल्डर होने के नाते क्या उन्हें अपने पक्षपातपूर्ण न्याय को बरकरार रखने के बजाय न्याय करते हुए संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए? ध्रुव के तीखे और सटीक शब्दों ने पूरी भीड़ को चौंका दिया था, जो अब सचमुच मान रहे थे कि वह पागल हो गया है। दुस्साहसी एक मजबूत क्यूई ने ध्रुव को वहीं घेर लिया था जहां वह खड़ा था। मोशी ध्रुव से इतनी नफरत करता था कि वह उसे वहीं मार डालना चाहता था, इससे पहले कि वह इस युवा शिष्य के शब्दों से और ज्यादा बदनाम हो जाए। मैं दुस्साहसी नहीं हूँ। संप्रदाय आरोपों के पीछे की सच्चाई का पता लगाए बिना ही मुझे त्यागना और निष्कासित करना चाहता है। फिर भी दुस्साहस क्यों न करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एल्डमो, जिन अपराधों का आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, किसने कहा कि मैंने उन्हें किया था? ध्रुव मुस्कुरा रहा था और पूरी तरह से शांत था। वह मोशी का सामना करने से नहीं डर रहा था। कचरा, तुम अपने ही परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाते हो, अपने बड़ों का अपमान करते हो। क्या तुम ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? लिन कियान ने ठंडे स्वर में कहा। तो बात ऐसी ही है, मैं समझ गया, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है एल्डरमो ने मुझ पर जो भी अपराध का आरोप लगाया है वह उसी का है। मेरे चचेरे भाई ने ही तुम्हें ये सब बताया था, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? मोशी ने कहा, जिसके दिल की गहराइयों में जानलेवा इरादे और भी मजबूत होते जा रहे थे। भले ही लिन कियान और चू झान पेंग जानलेवा वार करने वाले न हो, फिर भी वे उसकी मौत की कामना करते थे। हे, चूंकि आप इसे स्वीकार करते हैं एल्डरमो, मैं कुलपति की उपस्थिति में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने मुझ पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाने के लिए उनकी बात सुनी, लेकिन क्या आप यूनहाई संप्रदाय के एल्डर हैं या हाउ यू संप्रदाय के एल्डर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे, संप्रदाय के एक सम्मानित बुजुर्ग को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अब तुम्हारी साधना को पंगु बना दूंगा। रास्ता साफ करो, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। मोशी का धैर्य जवाब दे चुका था। ध्रुव को अपने बारे में इस तरह बात करने देने से एक बुजुर्ग के रूप में उसकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यहाँ हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। बात बस इतनी है कि मैं संप्रदाय का कोई विशिष्ट शिष्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना बचाव नहीं कर सकता। यहाँ केवल बलवानों का ही सम्मान किया जाता था। अगर आप मेरी साधना को बाधित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मेरे खिलाफ बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने ये कहते हुए नानगोंड लिंग को देखना बंद नहीं किया। अगर नानगोंड लिंग ने मोशी को हमला करने से रोका तो ध्रुव निष्कासित होने पर भी अपने दिल में यूनहाई संप्रदाय का अनुयायी बना रहेगा। लेकिन अगर नानगोंड लिंग ने उसे हमला करने दिया तो ध्रुव तुरंत उन्हें बता देगा कि झांगू की चट्टान पर क्या हुआ था। फिर इस अफरा तफरी के दौरान ध्रुव भाग जाएगा, क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता था और वह अब यूनहाई संप्रदाय का अनुयायी नहीं रहना चाहता था। अगर संप्रदाय ध्रुव को नहीं चाहता तो उसे संप्रदाय की क्या जरूरत थी? ध्रुव के दिल और हड्डियों की गहराई में जरा भी दास्ता नहीं थी।
वह जीते जी किसी का सेवक नहीं बनेगा। नानगोंड लिंग ध्यान से सब कुछ सोच रहा था जो हुआ था। मोशी करीब आ रहा था और ध्रुव पर तेजी से हमला करने की तैयारी कर रहा था। नानगोंड लिंग ध्रुव के चेहरे के भावों पर ध्यान दे रहा था। वह ध्रुव की शांत आंखों को जिज्ञासा से देख रहा था। उनकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प अत्यंत प्रबल हैं। खतरे का सामना करते समय वे बिल्कुल शांत रहते हैं। इसके अलावा उनकी स्वाभाविक क्षमताएं भी अच्छी हैं। कुछ ही वर्षों में वे कुलीन शिष्यों में शामिल हो सकते हैं। वे संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं और एक दिन हमें उनकी जैसी प्रतिभा की आवश्यकता पड़ सकती है। मोशी एक सम्मानित एल्डर हैं। साधना पथ पर उनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और कड़ी मेहनत भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य में वे उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। हालांकि आज जो कुछ भी हो रहा है वह मोशी की गलती है, फिर भी वे एक एल्डर हैं और इसके अलावा वे मोकेंगलैन के पुत्र भी हैं। नानगोंड लिंग जो कुछ भी हुआ था उस पर विचार कर रहा था और अपनी प्रतिक्रिया का आकलन अत्यंत तीव्र गति से कर रहा था। वह संप्रदाय का कुलपति था। चाहे कोई भी समस्या हो, उसे हमेशा चीजों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और किसी भी कार्य के लाभ और हानि को समझना चाहिए। यदि कोई कार्य संप्रदाय के लिए लाभदायक हो सकता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। यदि वह संप्रदाय के लिए प्रतिकूल हो तो उसे नहीं करना चाहिए। यह एक सरल समझ थी जिसका सभी कुलपति पालन करते थे। वह निश्चित रूप से जानता था कि मोशी ने चल रही समस्याओं के संबंध में एक गलती की है। समस्या ये थी कि अगर वह मोशी को कार्रवाई करने से रोकता तो यह उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के समान होता। अगर वह उसे हमला करने देता तो वह अपने मन में संप्रदाय के लिए एक बड़ी क्षति महसूस करता। इसके अलावा उसके पास मोकेंगलैन का भी ध्यान रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह उसे भी प्रतिष्ठा से वंचित नहीं कर सकता था। आखिरकार मोकेंगलैन को संप्रदाय में महान बुजुर्ग का दर्जा प्राप्त था। उसने संप्रदाय के लिए वीरतापूर्ण सेवाएं प्रदान की थीं। तुलना के तौर पर ध्रुव था जिसमें निश्चित रूप से कुछ क्षमता थी, लेकिन वह वास्तव में बड़ों की तुलना में एक महत्वहीन व्यक्ति था। नानगोंड लिन की हिचकिचाहट ने ध्रुव को संप्रदाय में विश्वास करने के लिए खुद पर हंसाया। वह अपनी अज्ञानता पर हंसा। हालांकि उसने 10 सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक होकिन को हराया था, फिर भी ध्रुव सबकी नजरों में एक साधारण शिष्य ही था। इसके अलावा मोशी एक सम्मानित संप्रदाय का मुखिया था। नानगोंड ध्रुव की वजह से मोशी को कैसे बदनाम कर सकता था। ध्रुव बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए उसे खुद को खतरनाक परिस्थितियों में नहीं डालना चाहिए था। उनके मन में ध्रुव की अपनी गलती थी कि वह इतना ताकतवर या प्रतिभाशाली नहीं था कि उसकी रक्षा की जा सके। अज्ञानी बालक, मोशी ने ध्रुव के करीब आते हुए कहा। ये शब्द ध्रुव के कानों में चुभ गए। उसकी मुस्कान से उसके जानलेवा इरादे जाहिर हो गए। वह ध्रुव को मारना चाहता था। वह एक साधारण शिष्य था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल में मोशी का विरोध करने की हिम्मत करना सचमुच लापरवाही होगी। ध्रुव मर गया। भीड़ में से शिष्य चिल्लाए, लेकिन ध्रुव सिर्फ अपनी ही लाचारी को दोष दे सकता था। ये कितने अफसोस की बात है कि मैं खुद उसकी साधना को कमजोर नहीं कर सकता। लिन कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन कियान के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति थी, लेकिन नतीजा वही रहा। खैर, ये ध्रुव के आखिरी पल थे। एक प्रबल और शक्तिशाली ऊर्जा ध्रुव को पनभू बना रही थी। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण उसके पूरे शरीर पर दबाव डालने वाली शक्ति बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। ध्रुव दंग रह गया। यह अप्रत्याशित था। वह शक्ति अचानक कैसे गायब हो सकती है? और हाँ, वह बिना कोई निशान छोड़े ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मोशी ध्रुव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसी पल उसने ध्रुव की ओर चलना बंद कर दिया। मोशी की पुतलियां ऐसे फैली हुई थीं मानो उसने कुछ अकल्पनीय देख लिया हो। इसके अलावा एक दिव्य शक्ति मोशी के पूरे शरीर पर छा रही थी। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि मोशी क्यों रुक गया था। नानगोंड लिंग और मोकेंगलैन दोनों ही इस घटनाक्रम से हैरान थे। यह ध्रुव मोशी के हाव भाव देख रहा था और फिर उसके शरीर की ओर देखा। ध्रुव भी बाकियों की तरह हैरान था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। मैं गलत नहीं हूँ। ध्रुव इतना हैरान था कि उसकी आंखें उस पल से ज्यादा खुली नहीं रह सकी। मोशी के शरीर पर एक परछाई थी जो किसी इंसानी शरीर जैसी लग रही थी। और हाँ, वह परछाई हिल रही थी, जबकि मोशी मानो लकवाग्रस्त था। यह एक परछाई है। यह बिल्कुल इंसान की परछाई जैसी लग रही थी। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि ध्रुव केवल छाया देख सकता था, लेकिन यह नहीं देख सकता था कि यह किसकी है। केवल ध्रुव ही ध्यान नहीं दे रहा था। कुलपति के साथ साथ हर कोई असामान्य रूप से हैरान था और मोजेड के शरीर को ढकने वाली छाया को देख रहा था। वापस आओ, दफा हो जाओ, तुम कूड़े के ढेर। एक आवाज ने पूरे इलाके को भर दिया। सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह किसने कहा था, लेकिन आवाज में एक असीम शक्ति थी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। जो आवाज उन्होंने सुनी थी उससे कई लोग डर के मारे कांपने लगे थे, कई घुटनों के बल गिरना चाहते थे। शून्य से निकली उस परछाई ने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया था और उनके शरीर लगभग आदिम प्रवृत्ति से भागने की गुहार कर रहे थे। यह आज का दूसरा प्रायोजित अध्याय है। इस अध्याय को हमारे सामने लाने के लिए लिकलिकी का विशेष धन्यवाद। बोनस के तौर पर यह कोई रोमांचक कहानी नहीं है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कहानी पसंद आएगी और आप इस काम में अपना सहयोग देते रहेंगे।
पढ़ने का आनंद लें, उम्मीद है नींद में कोई गलती नहीं हुई होगी। मैं थोड़ी देर में सोने जा रहा हूँ, तो सभी को शुभ रात्रि, मीठे सपने ज़ोक्सो। मोशी ने नीचे देखा और एक काली परछाई देखी जो उसकी त्वचा के नीचे हिल रही थी। उसे बर्फ जैसी ठंडी अनुभूति हुई जो उसकी रीढ़ तक पहुंच गई। अपने शिकार की त्वचा के नीचे हिलना डुलना कैसी भयावह चीज है। उसे लग रहा था कि अब उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। मोशी उस परछाई के प्रभाव में मुश्किल से अपना शरीर हिला पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके सामने एक आदमी है और वह आदमी अपनी ऊर्जा से परछाई के जरिए उसे पनडुब्बी बना रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वह कहाँ है या कौन है। मानो उसका कोई वजूद ही नहीं है। यह असल में वही है, नानगोंड लिंग ने कहा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि परछाई को नियंत्रित करने वाला असल में मोशी के शरीर के अंदर था। परछाई अचानक मोशी की पीठ से उभर आई। मोशी, वापस आओ, मो कैंगलैन चिल्लाया। वह यूनहाई संप्रदाय के महान बुजुर्गों में से एक थे। उन्होंने जो कुछ देखा था उससे वे कैसे नहीं डरे। वह पहले से ही 60 साल के थे और उन्हें दुनिया के साधकों की तकनीकों का व्यापक ज्ञान था और वे कई प्रकार की आत्माओं से परिचित थे। उन्हें छाया की उत्पत्ति और इस स्थिति की भयावहता के बारे में पता था। यह एक छाया आत्मा है। यह एक अत्यंत रहस्यमयी लेकिन खतरनाक प्रकार की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी साधक के पास छाया आत्मा है और वह जागृत हो जाए, तो वह साधक दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकता है और उनके शारीरिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। कुछ शक्तिशाली आत्माएं तो अपने अंदर रहते हुए भी किसी व्यक्ति की सांस रोक सकती हैं, जिससे वह खुद का बचाव करने में असमर्थ होकर दम घुटने पर मजबूर हो जाता है। छाया साधक का सबसे डरावना पहलू ये था कि एक बार आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद आप खुद को नुकसान पहुंचाए बिना उन पर कैसे हमला करेंगे। प्रत्येक हमले से आप छाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन छाया के विरुद्ध अपनी सुरक्षा कमजोर कर सकते हैं। छाया आत्मा सबसे ज्यादा युद्ध प्रशिक्षित साधकों को भी भयभीत कर सकती थी। अगर किसी छाया आत्मा का स्वामी दुष्ट हो और किसी को मारना चाहे, तो उसके लिए ऐसा करना बहुत आसान होगा। कोई भी छाया आत्मा के स्वामी को नाराज नहीं करना चाहता था, चाहे उसकी साधना का स्तर कुछ भी हो। मो कैंगलैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका परिवार किसी छाया साधक को नाराज करे। मोशी बेहद पीला पड़ गया और कुछ कदम पीछे हट गया। वह कुछ भी करने में असमर्थ था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे वह इतना स्तब्ध था मानो किसी प्रबल शक्ति ने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। नमस्कार साथी साधक, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं या हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आप हमारे पास क्यों आए हैं? मो कैंगलैन ने जमीन पर घूम रही परछाई से पूछा। उसने सोचा कि परछाई को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति उसी जगह पर है जहां पर वह परछाई है। अपने संप्रदाय का ख्याल रखो, अपनी व्यक्तिगत रंजिशों का नहीं। यह कोशिश मत करो कि तुम संप्रदाय के दूसरे लोगों का कहां फायदा उठा सको और संप्रदाय के लोग अपनी इज्जत बचा पाएं। आवाज फिर से वातावरण में गूंज उठी। हल्की हवा के झोंके के साथ परछाई अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। कितना भयानक! भीड़ में हर किसी का कलेजा गले में उतर आया। इस समय किसी के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आभामंडल बहुत दमनकारी था और छाया आत्मा डरावनी थी। वह आदमी कौन था? कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह सीधे कुलपति से बात कर रहा हो। चारों ओर चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। यह जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गुप्त रूप से संप्रदाय के सर्वोत्तम हितों की रक्षा कर रहा है। इसीलिए वह इसमें शामिल हुआ क्योंकि हम दूसरे संप्रदाय को एक शिष्य दे रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से संप्रदाय के महान बुजुर्गों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसा लग रहा था जैसे यूनहाई संप्रदाय में कोई छिपा हुआ अजगर हो। नानगोंड लिंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। केवल एक ही व्यक्ति जानता था कि यह परछाई किसकी है और वह वही था। जब नानगोंड लिंग ने अपने किए पर विचार किया तो उसे अपराध बोध हुआ। उसने विभिन्न संभावनाओं के पक्ष विपक्ष पर विचार किया और संप्रदाय में अपनी स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया। उसने हमेशा संप्रदाय के हित में ही सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वह संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भूल गया था। उसने संप्रदाय के बारे में समग्र रूप से विचार किए बिना व्यक्तिगत लाभहानि की बहुत अधिक चिंता की थी। चू झानपेंग, चलो आज का काम खत्म करते हैं। कृपया अपने पिता को मेरी तरफ से शुभकामनाएं भेज देना। नानगोंड लिंग ने चू झानपेंग की ओर देखते हुए कहा। आज के लिए काम खत्म। लिन कियान दंग रह गई। वो ध्रुव को कैसे जाने दे सकती थी? वरिष्ठ, कृपया, लिन कियान ने चिंता व्यक्त करते हुए धीमी आवाज में कहा। चू झानपेंग मुस्कुराए और बोले, कुलगुरु नानगोंड लिंग, मैं यूनहाई संप्रदाय में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली और वीर साधक हैं। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। मुझे नहीं पता कि संप्रदाय के सभी शिष्यों में से कौन मेरे साथ अभ्यास करना चाहता है। हम सुझावों का आदान प्रदान कर सकते हैं और इससे हम दोनों को निश्चित रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चू झानपेंग की बातें भले ही उदार और विनम्र लग रही थी, लेकिन उसके पास ऐसा कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह संप्रदाय को लड़ाई के लिए उकसाना चाहता था और उसकी इज्जत लूटना चाहता था। ध्रुव को सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया। सब कुछ एकदम साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि लिन कियान और वह दुष्ट दिखने वाला आदमी यूनहाई संप्रदाय में क्यों आए थे। जूनियर पेट्रियार्क चू झानपेंग, आप पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। हर कोई आपका नाम जानता है। यूनहाई संप्रदाय के हमारे शिष्यों को आपके साथ संतुलित युद्ध करने के लिए बहुत कठिन अभ्यास करना होगा।
अगर कभी युद्ध का अवसर मिले तो मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होगी और आप उस समय वापस आ सकते हैं। पैट्रियार्क नानगोंड लिंग। क्या हाउ यू संप्रदाय के सभी शिष्य अपने जीवन की परवाह नहीं करते? लगता है आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात दोहराऊं। नानगोंड लिंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। चू झानपेंग अभी भी इस मामले पर बात करना चाहता था। नानगोंड लिंग उससे पहले ही 2 संकेत दे चुका था कि वह चाहता है कि वे दोनों चले जाएं। उसने पूरी कोशिश की थी कि उसकी बदनामी न हो सकता है चू झानपेंग में जन्मजात कौशल और क्षमताएं थीं, लेकिन वह बहुत घमंडी था और यूनहाई संप्रदाय के मुखिया को अपमानित कर रहा था। हाओ यू संप्रदाय यूनहाई संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन नानगोंड लिंग चू झानपेंग से उम्र में बड़ा और शक्तिशाली था। क्या वह सचमुच मुखिया को उनके ही इलाके में अपमानित करने की हिम्मत कर सकता था? चू झानपेंग बहुत तनाव में लग रहे थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने मुंह से शब्द निकाले, ठीक है, मैं विदा लेता हूं। उसकी रॉक स्पिरिट उड़ गई और पीछे तूफान जैसी हवा चलने लगी। चू झानपेंग ने लिन कियान को पकड़ रखा था और वे दोनों उड़ती हुई रॉक स्पिरिट पर सवार थे। रॉक स्पिरिट द्वारा पैदा की गई तूफान जैसी हवा इतनी तेज थी कि कई लोग नीचे गिर गए। सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या था। मैं, चू झानपेंग, इसे याद रखूंगा। वह प्रसिद्ध पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ गया। जो नीचे गिर गए थे वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। भीड़ में हर कोई उदास था। चू झानपेंग ने उन्हें और उनके संप्रदाय को नीचा दिखाया था। ध्रुव, वार्षिक बैठक के दौरान मैं तुम्हें मार डालूंगा, बशर्ते तुम हमेशा के लिए यूनहाई संप्रदाय के पीछे छिपने की योजना न बनाओ, लिन कियान ने कहा। ध्रुव ने उड़ते हुए रॉक को देखा। उसके दिल में एक ठंडी मुस्कान थी। क्या उसे यूनहाई संप्रदाय में छिपने की जरूरत थी? नानगोंड लिंग ने जमीन पर पड़ी भीड़ को देखा। उसकी प्रतिष्ठा गिर चुकी थी, लेकिन चू झानपेंग बहुत घमंडी था और संप्रदाय में कोई भी उसका खुलकर सामना नहीं कर सकता था। मुझे आशा है कि 5 वर्षों में यूनहाई संप्रदाय में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो साधना पथ पर चू झानपेंग के समान स्तर पर पहुंच गया होगा, नानगोंड लिंग ने कहा। भले ही चू झानपेंग ज़ुयू देश के अधिकारियों में से एक थे, लेकिन इससे उनका अहंकार उचित नहीं था। यूनहाई संप्रदाय को यह नहीं पता था कि देश के अन्य उच्च अधिकारी कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वे चू झानपेंग की अविश्वसनीय रूप से मजबूत साधना क्षमता को जानते थे। चलो आज के लिए काम खत्म करते हैं। सब लोग अब वापस चले जाएं। नानगोंड लिंग ने हाथ हिलाकर भीड़ को तितर बितर होने और प्रशिक्षण फिर से शुरू करने को कहा। मो शी हिल नहीं रहा था। वह ध्रुव को घृणा भरी आंखों से देख रहा था। बेशक ध्रुव एल्डर मो को याद करेगा और अपना बदला लेगा। मैंने कहा था आज के लिए काम खत्म, नानगोंड लिंग ने मोशी को जोर से चिल्लाकर कहा, जो अभी भी ध्रुव को घूर रहा था। उसकी आवाज से मोशी सिहर उठा। फिर वह वहां से चला गया और नानगोंड लिंग के पीछे चल दिया। मुझे अब से सावधान रहना होगा और उस आदमी पर कड़ी नजर रखनी होगी, ध्रुव ने मन ही मन कहा। वह इस समय बहुत कमजोर था। साधना पथ पर मोशी के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। ध्रुव जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आपके पास मजबूत और शक्तिशाली बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वरना आपको अपमानित होना पड़ेगा और अगर आप मर भी गए तो भी किसी को परवाह नहीं होगी। ध्रुव रुक गया। ये नानगोंड लिंग के शब्द थे। ध्रुव ने उन्हें सुना था और दिल से लगा लिया था। जरूर, मुझे पता है, ध्रुव ने कहा और उसके दिल में एक खास गर्मजोशी महसूस हुई जिससे उसके मन में मुस्कुराहट आ गई। ध्रुव और भी मजबूत बनने की राह पर था। ध्रुव पहाड़ों में एक गुफा में पालथी मारकर ध्यान कर रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई एक श्वेत प्रकाश में बदल गई जो ध्रुव के शरीर में समा गई और उनकी हड्डियों को मजबूत करते हुए उनके शरीर को और भी लचीला बना रही थी। साधना और अभ्यास। ध्रुव इतनी कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था कि उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि साफ दिखाई दे रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई ने उसके रक्त को शुद्ध कर दिया था और उसके पूरे शरीर को मजबूत बना दिया था। वह क्यूई उसके शरीर में समा गई थी और बिना जरा सी भी बर्बादी के पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। वह हर पल और मजबूत होता जा रहा था। ची परत, यह साधना का पहला स्तर था। इस स्तर पर एक साधक के पास केवल मूल बातें ही होती थीं। इससे आपकी मूल ची थोड़ी और मजबूत हो जाती थी। मजबूत बनना केवल दूसरों से ज्यादा साधना करके और दूसरों से ज्यादा कठिन प्रशिक्षण लेकर ही संभव था। ध्रुव अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेताब था। उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना था। वह लिंगची परत को भेदने के लिए बेताब था। तभी वह एक कुलीन शिष्य बन पाएगा। तब हर कोई उसकी शक्ति का सम्मान करने के लिए मजबूर होगा। अगर वह लिंगक्यू परत को भेदने में कामयाब हो जाता तो उसकी आत्मा जागृत हो जाती। अपनी आत्मा और अपनी महारत के साथ वह एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बन जाता, बिल्कुल चू झानपेंग और लिन कियान की तरह, जिनकी आत्माएं जागृत हो गई थीं। चू झानपेंग आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता था और अपनी आत्मा की पीठ पर लोगों को उठा सकता था। लिन कियान अपनी सार्वभौमिक आत्मा का उपयोग करके बर्फ और आग को नियंत्रित कर सकती थी। ध्रुव को भरोसा था कि अगर उसकी ताकत और शक्ति बढ़ गई तो उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी और अपनी आत्मा के साथ वह अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए जब हनुमान अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो ध्रुव 8 पहाड़ों में से किसी एक के भीतर बंद कमरे में प्रशिक्षण लेगा और जल्द से जल्द लिंगची परत तक पहुंचने की उम्मीद में साधना करेगा। वह समझ गया है कि उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वरना इस दुनिया में उसका सम्मान नहीं होगा।
अध्याय देर से आने के लिए क्षमा करें। ये सोमवार से नियमित संस्करण है। मैंने कल आधी सामग्री का अनुवाद कर लिया था, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने सप्ताहांत में खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला होगा, और साथ ही एक ऐसे दोस्त से मिलना जो अभी अभी वायरस से उबरा है शायद अच्छा विचार नहीं था। मैं अपने पजामे में धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ और मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त दिख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अध्याय पसंद आएगा। अगर मेरी खराब हालत में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसे सुधार दूंगा। मैं जल्द ही पूरी क्षमता से काम पर वापस आ जाऊंगा। अच्छी खबर यह है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कुछ अतिरिक्त अनुवाद कर पाऊंगा। ज़ोक्सो। 10 दिन बाद ध्रुव की क्यूई बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब वह ध्यान में बैठा था तो उसके चारों ओर एक चमकदार दूधिया सफेद आभा फैल गई थी। उसकी प्रशिक्षण गुफा के बाहर दूरी पर 2 छायाएं थी जो उस गुफा के करीब आ रही थी जिसमें ध्रुव साधना कर रहा था। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बहुत शांति और सुकून है। ये जगह हमारी साधना के लिए बेहद फायदेमंद होगी, गुफा को देखने वाले युवक ने कहा। वह खुद को खिलखिलाकर मुस्कुराने से नहीं रोक सका। ज़ुएर, क्या हमें यहाँ अभ्यास करना चाहिए? मुझे लगा था कि तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। उसके बगल में खड़ी लड़की, जो अपनी कामुकता से भरपूर थी, बोली। उसने एक लाल रंग का स्किन टाइट गाउन पहना हुआ था, जो ऐसा लग रहा था मानो कोई हल्की आग उसके पूरे शरीर को अपनी आग में झोंक रही हो। वह बेहद आकर्षक थी। हे, जब मैं अविश्वसनीय रूप से सुंदर ज़ुएर के साथ हूँ और चारों ओर इतना सुंदर दृश्य है, तो क्या प्रशिक्षण जैसी उबाऊ चीज करने के बजाय तुम्हें अपनी टांगों के बीच दबाना ज्यादा मजेदार नहीं होगा? वह युवक अविश्वसनीय रूप से पतला और पीला था। वह एक कल्टीवेटर जैसा नहीं दिखता था। लाल रंग के तंग वस्त्र पहने लड़की ने युवक को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फिर भी उसने प्रशिक्षण का अवसर अस्वीकार नहीं किया। साधकों को प्रशिक्षण के दौरान बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और गहन औषधियां प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। यदि आप एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं और शिकार करने और कुछ क्रूर जंगली जानवरों को मारने की हिम्मत नहीं रखते, तो आपके लिए ऐसे खजानों की मदद प्राप्त करना असंभव था। चमड़ी से टाइट लाल वस्त्र पहने लड़की को एक नजर में ही पता चल जाता था कि उसमें ज्यादा प्रतिभा नहीं है और उसका परिवार शायद आम या बहुत निम्न स्तर का था। चूंकि वह साधना के क्षेत्र में तेजी से सुधार करना चाहती थी, इसलिए वह उस दुबले पतले युवक के साथ रही, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो। लूफी 18 साल का था और 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुका था। वह तत्वों से शक्तियां ग्रहण कर सकता था और स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था। उसका दर्जा उसके भाई लूलिया के कारण भी सुरक्षित था, जो संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य था। इसलिए युवा लड़की ज़ू हुआन लूफी के साथ यौन संबंध बनाती थी ताकि उसे प्रशिक्षण के लिए कुछ गहन गोलियां मिल सके और साथ ही वह शारीरिक सुखों का आनंद भी ले सके। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने ध्रुव को ध्यान मुद्रा में बैठे और साधना करते देखा। वे एक दूसरे को असमंजस भरी नजरों से देखने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरों की नजरों से दूर यह गुफा साधना के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ऐसा लगता है कि हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी, ज़ू हुआन ने अफसोस के साथ कहा। कोई और जगह ढूंढो? क्यों? मैं बता सकता हूँ कि वह 8वीं क्यूई परत पर है। मैं उसे कहीं और प्रशिक्षण के लिए भेज दूंगा, लूफी ने सिर हिलाते हुए कहा। दूसरों के प्रशिक्षण में बाधा डालना अच्छा नहीं है, ज़ू हुआन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। शांत हो जाओ, उस आदमी की ताकत कम है, वह कमजोर है। यहीं रुको, मैं उसे यहाँ से बाहर निकालने से पहले उसका मूड खराब करने के लिए उसकी साधना को कमजोर कर दूंगा, लूफी ने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। कुछ शक्तिशाली साधक थे जो गुफाओं में अभ्यास कर रहे कमजोर साधकों पर बिना किसी और वजह से उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी पहुंचाने के लिए हमला करते थे। हालांकि ऐसा करना जोखिम भरा था, क्योंकि अगर ये कमजोर साधक शक्तिशाली हो गए तो वे बदला लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुछ क्रूर साधक भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो लोग फिर भी इस तरह के हमले करते थे, वे बदला लेने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए प्रतिद्वंद्वी की साधना को क्रूरता से कमजोर कर देते थे। हे, ज़ू हुआन खिलखिलाकर हंसी और बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। वह मान गई, क्योंकि गुफाओं में जाने वाले लोग बहुत कम थे और गुफाएं अभ्यास करने के लिए वाकई एक बेहतरीन जगह थी। केवल बलवान ही इन लाभों का लाभ उठा सकते थे। छोटे लड़के उठो, लूफी ने ध्रुव की क्यूई को महसूस करते हुए ठंडे उपहासपूर्ण स्वर में कहा। ध्रुव ने आंखें खोली। गुफा में एक बेहद ठंडी और जानलेवा मंशा व्याप्त थी। लूफी और ज़ू हुआन जब गुफा में आए थे तब उन्होंने उसे जगाया था, लेकिन उसने सोचा था कि वे उसकी ट्रेनिंग में कोई बाधा डाले बिना ही चले जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि उसके विचार थोड़े ज्यादा ही सरल थे। इन लोगों के इरादे उसकी कल्पना से भी बदतर थे। उसने उन्हें अपने इरादों पर चर्चा करते सुना था। आप मुझे बाहर निकालना चाहते हैं और मेरी साधना को अपंग बनाना चाहते हैं, ध्रुव ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर तुमने मेरी बात सुनी तो आगे बढ़ो और अपनी साधना स्वयं करो। अगर तुम स्वयं करोगे तो ये कम कष्टदायक होगा, लूफी ने कहा। बहुत अच्छा, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे लूफी की ओर चल पड़ा। आपने अपनी साधना को अपंग नहीं बनाया है और आप सोचते हैं कि आप बस चले जा सकते हैं, लूफी ने ध्रुव से ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जो जाने वाला था। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं जाने वाला हूँ, ध्रुव ने चेहरे पर चिढ़ाते हुए कहा। उसने अचानक जमीन पर पैर पटका जिससे पूरी गुफा हिल गई।
इसके तुरंत बाद ध्रुव अविश्वसनीय गति से गुफा से बाहर निकलकर सीधे लूफी की ओर उड़ गया। लूफी ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसने अचानक मुट्ठी अपनी ओर उड़ती देखी थी। बूम! लूफी का हाथ टुकड़ों में टूटकर उसके कंधे से लटक रहा था। एक शैतानी हाथ उसकी गर्दन में लिपटा और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मेरी साधना को कैसे बाधित करना चाहते थे? ध्रुव ने लूफी की ओर देखते हुए पूछा। उसके शरीर से ठंडी और जानलेवा क्यों निकल रही थी? जू हुआन पीली पड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव इतना शक्तिशाली होगा। मुझे माफ करना, मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूत हो। मुझे जाने दो, मैं शांति से चला जाऊंगा। लूफी ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। वो ध्रुव को अपनी गर्दन छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह कहना कि तुम जानते हो कि तुम गलत थे पर्याप्त है? लूफी को लगा कि शुरुआत में वह ज्यादा शक्तिशाली साधक था। वह ध्रुव की साधना को कमजोर करना चाहता था और फिर उसे प्रशिक्षण गुफा से बाहर निकालना चाहता था ताकि वह उस युवती के साथ अनैतिक कार्य कर सके। उस समय उसे पता था कि वह बच नहीं सकता। ये कहना कि वह जानता है कि वह गलत था, क्या सचमुच पर्याप्त होगा? ये बहुत आसान होगा। अगर ध्रुव सचमुच लूफी से कमजोर होता तो लूफी पहले ही उसकी साधना को कमजोर कर चुका होता। यदि आप अन्य लोगों की साधना को अपंग बनाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वे आपकी साधना को भी अपंग बना सकते हैं। ध्रुव ने लूफी डेंटियन पर अविश्वसनीय बल से मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उछलकर कई मीटर दूर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव ने फिर दूसरी तरफ खड़ी जू हुआन को देखा और उस पर चिल्लाया, दफा हो जाओ। जू हुआन थोड़ा कांप रही थी। वह लूफी की ओर दौड़ी और उसे अपने साथ गुफा से बाहर निकलने में मदद की। तुमने मेरी साधना को अपंग करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी मृत्यु से ही संतुष्ट हो सकता हूँ। गुफा के बाहर से एक आवाज आई। ध्रुव ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और अभ्यास जारी रखा। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसे फिर से रोका गया। लूफी और हुआन जू वापस आ गए थे और इस बार वे अपने साथ एक और शिष्य को भी लाए थे। ये शिष्य 19 साल का लग रहा था। वह लूफी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उसका चेहरा चील जैसा लग रहा था। वह लूफी से भी ज्यादा दुष्ट लग रहा था। भाई, उस कमीने ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसने मेरी साधना भी बिगाड़ दी। जाओ और मेरे लिए उसे मार डालो। लूफी ने गुस्से से राक्षस की तरह अपना चेहरा मोड़ते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उसकी साधना को अपंग कर दूंगा। उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ दूंगा, जो तुम्हारा बदला होगा। लू लियान ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर जानवर उसे घूर रहा हो। ठीक है, लूफी ने सिर हिलाते हुए कहा। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि लू लियांग ने अभी तक अपनी क्यूई नहीं दिखाई थी, ध्रुव लू लियांग की आंखों में देखकर महसूस कर सकता था कि वह लूफी से कहीं ज्यादा ताकतवर था और जिंग हाओ से भी ज्यादा ताकतवर था, जो साधारण शिष्यों में छठे स्थान पर था। तुमने मेरे भाई की साधना को अपंग करने का साहस किया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके परिणाम कितने भयानक होंगे, लू लियांग ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अचानक बदल गई और दमनकारी रूप से शक्तिशाली हो गई। उनके आसपास का पूरा वातावरण ऊर्जा की अत्यंत प्रबल तरंगों से भरने लगा। ध्रुव ने अपनी 9 भारी तरंगों का प्रयोग किया था, जिससे उनके आसपास का पूरा स्थान कंपन करने लगा था। इन तरंगों से निकलने वाली शक्ति से उनके आसपास की हवा गूंजने लगी। ध्रुव, जो 8वीं क्यूई परत पर था, अपनी 9 भारी तरंगों का प्रयोग करके अपने प्रहारों की शक्ति बढ़ा सकता था और वे 9000 जिन से भी अधिक शक्ति उत्सर्जित कर सकते थे। कभी कभी यह 9500 जिन तक भी पहुंच सकती थी। उसका प्रत्येक प्रहार अत्यंत शक्तिशाली होता। आप जानबूझकर एक साधक के रूप में अपने कौशल को छिपाते हैं ताकि कमजोर लोगों को निशाना बना सके, और आपने मेरे भाई की साधना को भी अपंग बना दिया है, लेकिन आपकी ताकत अभी भी मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब लू लियांग ने ध्रुव की शक्ति को महसूस किया तो उसे लगा कि वह वास्तव में 9वीं क्यूई परत पर है। उसने सोचा था कि यह उसके भाई की अज्ञानता के कारण है। उसके भाई को उस युवती की उपस्थिति अच्छी लगती थी और उसने प्रशिक्षण के दौरान एक शक्तिशाली साधक को नाराज कर दिया था। अचानक एक खौफनाक चीख वातावरण में गूंज उठी। लू लियांग ही वह था जिसने चीख मारी थी। ये किसी इंसान की आवाज जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये किसी बेहद हिंसक और क्रूर जानवर की चीख जैसी लग रही थी। लू लियांग ने अपने हाथ को पंजे में बदल लिया था और उसकी क्यूई राक्षसी क्यूई में बदल रही थी। जैसे ही 9 भारी लहरों ने पंजे को छुआ, ध्रुव तुरंत पीछे हट गया और अपने हाथ को देखा। उसकी त्वचा उखड़ गई थी और खून बह रहा था। उस छोटी सी मुठभेड़ में उसका हाथ बेहद दर्दनाक हो गया था। लिंग क्यूई परत, ध्रुव ने लू लियांग की ओर देखते हुए कहा। ध्रुव पहले से ही 9500 जिन की ताकत से हमले कर सकता था, लेकिन लू लियांग उन्हें रोक सकता था। ध्रुव जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही मूल क्यूई परत की ताकत को पार कर चुका है। अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कितने अफसोस की बात है। बहुत देर हो चुकी है, लू लियांग ने मजाक करते हुए कहा। उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था। दरअसल वह कुछ महीने पहले ही शक्ति के इस स्तर पर पहुंचा था। वह बेहद शक्तिशाली था। अपनी ची को शरीर से बाहर निकालकर वह अपनी शक्ति को काफी बढ़ा सकता था। ची स्तर के साधक के पास लिंगची स्तर के साधक के सामने कोई मौका नहीं था।
मुझे सचमुच पछतावा है। मुझे अफसोस है कि मैंने लूफी को एक पल पहले क्यों नहीं मारा और उसकी दयनीय जान क्यों नहीं बख्शी। ध्रुव ने अपनी लंबी तलवार पीठ से निकालते हुए कहा। वह अपनी चांदनी पंख चपलता का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। डरकर मरने से बेहतर है कि लड़ लिया जाए। पहाड़ के पूरे वातावरण में गड़गड़ाहट की गर्जना फैलने लगी। ध्रुव की लंबी तलवार एक चमकदार रोशनी से चमकने लगी और लू लियांग की ओर बढ़ी, उसे छुरा घोंपने के लिए। लू लियांग हमले से बच नहीं सका। उसके हुक जैसे पंजों ने तुरंत तलवार का सामना किया और उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वह उसके शरीर में घुस पाती। ध्रुव की लंबी तलवार और लू लियांग के पंजों के बीच टक्कर से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ध्रुव की तलवार थोड़ी सी हट गई। गरजती बिजली। ध्रुव चिल्लाया। उसकी तलवार से सीटी जैसी आवाज निकली और फिर गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। जब लू लियांग के पंजों ने लिंग फैन की तलवार को छुआ तो लू लियांग को तूफान जैसी एक तेज और प्रचंड शक्ति का एहसास हुआ। फुसफुसाहट। ध्रुव की लंबी तलवार हवा की तरह लग रही थी। तलवार की आवाज और उसकी गड़गड़ाहट की गूंज देखने वालों के लिए बेहद डरावनी थी। बूम! एक प्रबल शक्ति का उत्सर्जन हुआ। लू लियांग ने अचानक अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। यह एक शक्तिशाली चील आत्मा थी जो पशु आत्माओं की श्रेणी में आती थी। चील आत्मा एक अत्यंत हिंसक और जंगली आत्मा थी। चूझान पेन की रॉक आत्मा चील आत्मा से कहीं अधिक भव्य थी। चील की आवाज सुनाई दी। लू लियांग के पंजे चमक रहे थे। उसके पंजों पर चमकती रोशनी एक किरण में बदल गई और पलक झपकते ही ध्रुव की लंबी तलवार को ढंक लिया। तुम अपनी ताकत के स्तर पर लिंग क्यू स्तर के किसी व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, लू लियांग ने कहा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसे ध्रुव से खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया था। चूंकि ध्रुव ने झांगू की चट्टान की परीक्षा पास कर ली थी, इसलिए उसका गरजता हुआ वज्र पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। हालांकि ध्रुव केवल 8वीं क्यूई परत पर था, फिर भी अपने कुशल आक्रमणों के कारण वह 9वीं क्यूई परत के अन्य साधकों जितना ही शक्तिशाली था। उसने वास्तव में अपने सभी कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन जब लू लियांग ने अपनी ईगल आत्मा को मुक्त किया तो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया और अपने पंजों से क्यूई का उपयोग करके ध्रुव के तलवार के हमलों को रोक सका। लेकिन क्या क्यूई स्तर का कोई व्यक्ति सचमुच लिंग क्यूई स्तर के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकता? ध्रुव को ऐसा नहीं लगता था और वह निश्चित रूप से यह जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला था। ये बुधवार का नियमित रिलीज है। आज बाद में मैं एक प्रायोजित अध्याय भी जारी करूंगा। जब मैं बीमार था तब मेरी अच्छी सेहत की कामना करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आया और टिप्पणियों से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि मैं अभी भी बहुत बीमार था और उम्मीद के मुताबिक जादुई रूप से ठीक नहीं हुआ। एक बार फिर धन्यवाद, टिप्पणियों से मुझे अच्छा महसूस हुआ। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। ज़ोक्सो आज बाद में और भी बहुत कुछ आएगा। ध्रुव अभी 8वीं क्यूई परत पर ही था, लेकिन लू लियांग अभी भी ध्रुव को एक खतरा मानता था। ध्रुव को पूरा यकीन था कि अगर वह 9वीं क्यूई परत तक पहुंच गया होता तो उनके बीच ये पूरी तरह से संतुलित लड़ाई होती। 9 भारी लहरें। ध्रुव की मुट्ठी से निकली लहरों से वातावरण एक दमनकारी आभा से भर गया। विशाल आघात तरंगे लू लियांग की ओर बढ़ रही थीं। टूटते हुए पंजे। लू लियांग ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी उंगलियां अब पंजे बन गई थी जो उस तरह जैसे नुकीले कांटों जैसी लग रही थी। अचानक उसके शरीर से एक प्रबल की फूट पड़ी और पहाड़ों के भीतर के वातावरण पर छा गई। शक्तिशाली लहरें बिना किसी प्रतिरोध के धुएं की तरह गायब हो गईं। गरजती गड़गड़ाहट। ध्रुव ने अपनी तलवार लू लियांग की ओर बढ़ा दी। ध्रुव की हर हरकत कंपन से वातावरण को विचलित कर देती थी। यहाँ तक कि उसकी लंबी तलवार, जो लू लियांग के पंजों के बीच सावधानी से रुकी हुई थी, शक्ति से कंपन कर रही थी। ध्रुव समय के साथ एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था। लू लियांग के हाथ सुन्न हो रहे थे, इसलिए उसके पास ध्रुव की तलवार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब लू लियांग ने ध्रुव की लंबी तलवार छोड़ी तो उसने अपने पंजे सीधे ध्रुव की ओर बढ़ा दिए। ध्रुव ने शक्ति में बदलाव को भांप लिया और शुरुआती झटके महसूस किए, जिससे वह दर्द से कराह उठा और वार की शक्ति से उड़ गया। लू लियांग में एक गरुड़ जैसी आत्मा थी। उसकी विनाशकारी शक्ति तीव्र और सटीक थी, यही उसकी मुख्य शक्ति थी। शारीरिक शक्ति उसके लिए गौण थी, लेकिन फिर भी उसके हमले 10,000 जिन तक पहुंच सकते थे, जो एक अलौकिक शारीरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। ध्रुव के मन में संदेह था, उसे यकीन नहीं था कि वह ये लड़ाई जीत पाएगा। 8वीं क्यूई परत और लिंग क्यूई परत के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। क्यूई परत और लिंग क्यूई परत के बीच बहुत बड़ा अंतर था। क्यूई परत पर रहते हुए लिंग क्यूई परत के किसी व्यक्ति से लड़ने में शक्ति का अंतर होता था, जिसे सिर्फ तकनीक से पाटना संभव नहीं था। ध्रुव सचमुच लू लियांग को हराना चाहता था, लेकिन यह अवास्तविक था। गर्जन करती बिजली। ध्रुव ने फिर से हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। हालांकि ध्रुव ने हमला करने की पहल नहीं की। वूश, स्विश, वूश, स्विश। तलवारों के एक के बाद एक वार ध्रुव अपने आसपास की हवा में बार बार वार कर रहा था। उसके आसपास की हवा से अंतहीन गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। पूरी गुफा गड़गड़ाहट से गूंज रही थी, मानो वज्र देवता ने इस पहाड़ पर उत्पात मचा रखा हो। ध्रुव को ये कई वार करने में जितना कम समय लगा, ध्रुव का शरीर क्यूई की आभा से घिर गया, जिससे हवा भर गई। वह अपनी तलवार से निकली विनाशकारी क्यूई से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर एक बुलबुला हो।
रक्षा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बचाव कर सकते हो। मैं इस मौके पर तुम्हें दिखाऊंगा कि लिंग क्यूई परत पर किसी विरोधी के हमले के सामने तुम्हारी रक्षा कितनी हास्यास्पद होगी। लू लियांग ने हंसते हुए कहा। चील आत्मा के पंख हिलने लगे और चील ने खुद को ध्रुव की दिशा में फेंक दिया। एक शक्तिशाली क्यूई पूरी तरह से तलवार क्यूई से बने ऊर्जा बुलबुले से टकराए। बूम! ध्रुव, जो तलवार क्यूई में लिपटा हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटी सी नाव में बैठा है जो बड़े सागर पर सावधानी से तैर रही है। फिलहाल उसकी नाव शांत नहीं थी और एक विशाल तूफान के कारण आगे पीछे उछल रही थी जिसने उसके विशाल सागर पर आक्रमण कर दिया था। प्रतिद्वंद्वी की क्यूई बुलबुले पर हर दिशा से बमबारी कर रही थी जिससे बुलबुले के लिए उसे हर प्रहार से पूरी तरह बचाना मुश्किल हो रहा था। क्यूई बुलबुले से गुजरे प्रहारों से उसके शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा था। हालांकि क्यूई का सागर अब भी पहले जैसा ही शांत और सुंदर दिख रहा था। उड़ता हुआ चील। लू लियांग ने देखा कि उसके पंजों से निकली क्यूई का ध्रुव पर लगभग कोई असर नहीं हो रहा था। लू लियांग नीचे झुका और उसके दोनों हाथों ने उसकी क्यूई को चील में बदल दिया जो हवा में ऊपर उड़कर क्यूई बुलबुले के अंदर सीधे ध्रुव की ओर नीचे की ओर उड़ने लगी। क्यूई चील लू लियांग के पंजों में समा गई और ध्रुव पर टूट पड़ी। बूम! इस हमले की शॉकवेव ने ध्रुव के चारों ओर तलवार क्यूई को जोर से हिला दिया। ध्रुव का शरीर भी थोड़ा हिल गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से स्थिर हो पाता, क्यूई बुलबुला फिर से स्थिर हो गया और ध्रुव अपनी गतिहीन अवस्था में लौट आया। जब लू लियांग ने देखा कि वह उस साधक पर कोई कारगर हमला नहीं कर सकता जो अभी तक लिंग क्यू परत में नहीं पहुंचा था, तो वह पागलों की तरह पागल हो गया। उसका पूरा शरीर एक चील में बदल गया और उसने ध्रुव की दिशा में बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। ध्रुव लगातार बढ़ते हमलों को झेल रहा था। लू लियांग की उग्र शक्ति उसके क्रोध के साथ और भी प्रबल होती जा रही थी। पूरी गुफा ध्रुव को घेरे हुए तलवार क्यूई की गर्जना से गूंज रही थी। गुफा की छत से चट्टानें गिरने लगी थी और फिर दबाव से फटने लगी, जिससे ऐसा लग रहा था कि गुफा किसी भी क्षण ढहने को तैयार है। ध्रुव के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। लू लियांग के हर हमले से अब कम से कम 12,000 जिन की ताकत निकल रही थी। उसके हमले अनियमित थे क्योंकि वह बेतहाशा वार कर रहा था, जिससे आने वाले हमलों से सही ढंग से बचना मुश्किल हो रहा था। ध्रुव का शरीर लगातार हमलों को झेलते हुए और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। मुझे ये खत्म कर देना चाहिए। ध्रुव की आंखें ठंडी थीं। उसने अपनी लंबी तलवार को हवा में धीरे धीरे घुमाया जिससे एक अदृश्य दबाव बना। तलवार की क्यूई की एक अविश्वसनीय मात्रा वायुमंडल से उसकी तलवार की ओर बढ़ रही थी। उसकी तलवार की धीमी और कोमल गति से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गर्जनाएं निकल रही थीं। तलवार की शक्ति, तलवार की प्राकृतिक ऊर्जा ने उसे घेर लिया था। यही गर्जना करने वाले वज्र की असली शक्ति है जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सफाया कर सकती है। ध्रुव की तलवार से सचमुच एक विनाशकारी शक्ति निकल रही थी। पूरा वातावरण उसकी तलवार की उपस्थिति से लीन हो गया था। लू लियांग को एहसास हुआ कि एक अविश्वसनीय शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी चील आत्मा कांप रही थी और तुरंत पीछे हटने लगी। तलवार की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि चील आत्मा एक झटके में पीछे हट गई। ध्रुव ने अपनी तलवार चलाना बंद नहीं किया, जिससे तलवार के अंदर और भी ज्यादा क्यू इकट्ठा हो रहा था। उसने पीछे हटते लू लियांग के पास पहुंचने के लिए अपनी चांदनी पंख चपलता तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ध्रुव की तलवार से भयानक गर्जनाएं निकल रही थीं और लू लियांग पर बरस रही थीं। उड़ता हुआ चील। लू लियांग चिल्लाया और उसके दोनों हाथों से ची निकली जो एक बार फिर 2 चीलों में बदल गई और हवा में उड़ गई। उसके पंजों में फिर से जुड़ती ची अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। बूम! एक भयानक बिजली के विस्फोट ने गुफा को पूरी तरह से भर दिया। पूरी गुफा कांप रही थी। चांदनी पंख चपलता। ध्रुव का पूरा शरीर चांदनी की किरण में बदल गया, जिससे पूरी गुफा जगमगा उठी। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने की ओर बढ़ा, उसकी तलवार चमक उठी। एक भयानक चीख हवा में भर गई। कमीना! लू लियांग गुस्से से चिल्लाया। उसकी बाहें खून से पूरी तरह भीग गई थीं। ध्रुव के हमले से वह बुरी तरह घायल हो गया था। अगर लू लियांग हमले के समय पीछे नहीं हटता तो उसकी जान जा सकती थी। लू लियांग ने कभी नहीं सोचा होगा कि 8वीं क्यूई परत का एक व्यक्ति उससे लड़ सकता है, उसे घायल कर सकता है और उससे भी बढ़कर उसके सामने ही उसके अपने भाई को मार सकता है। लू लियांग ने अपने भाई के मरते हुए शरीर को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसका चेहरा दुख और क्रोध से पूरी तरह विकृत हो गया था। उस पल वह सचमुच एक राक्षस जैसा लग रहा था। लूफी के गले से भारी मात्रा में खून बह रहा था। वह अपनी आखिरी सांस ले चुका था। ध्रुव गुफा से भागते समय उसका गला काटने में कामयाब हो गया था। यह ध्रुव का बदला लेने का एक बेहतरीन तरीका था। जब तक मैं, लू लियांग, इस दुनिया में जिंदा हूं, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। लू लियांग की आवाज गुफा में गूंज रही थी और मानो नर्क में बंद किसी राक्षस की आवाज हो। जू हुआन डर के मारे कांप रही थी। वह गुफा की दीवार से टिकी हुई थी क्योंकि अब उसमें खुद खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव की ताकत इतनी जबरदस्त होगी कि लू लियांग भी इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगी। अगर ध्रुव ने लू लियांग की चीखें सुनी होती तो अपनी इस बेहतरीन कृति के परिणाम से उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती। लू लियांग हमेशा उसका पीछा करता रहेगा और उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। उसे ऐसी बेकार बातें कहने की क्या जरूरत थी। अगर वह हमेशा उसका पीछा करता रहा तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके भाई का होता।
ध्रुव अब इतना उदार नहीं था कि किसी को दूसरी बार जान देकर छोड़ दे। ये सौदा उसने पहले ही साफ कर दिया था। फिर भी लूफी बदला लेने के लिए वापस आ गया। वह लूफी को सिर्फ एक बार अपनी जान बचाने देगा। ध्रुव कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था। वह कभी भी दूसरों को भड़काने की पहल नहीं करता था। जरूरत न होने पर वह अक्सर दूसरों को नहीं मारता था, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता और मारने की कोशिश करता तो वह जाहिर तौर पर अपनी रक्षा करता और प्रतिरोध करता। ध्रुव आधे घंटे तक दौड़ता रहा और धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई। उसे खून की खांसी हुई जिसे वह लड़ाई के बाद से रोके हुए था। ध्रुव भी लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था और असल में वह ज्यादा नुकसान में था। अगर लड़ाई जारी रहती तो उसकी जान जा सकती थी। इसीलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक ध्यान भटकाने वाली चीज छोड़ दी और बिना किसी चोट के होने का नाटक करते हुए चला गया। आखिरकार उसके प्रतिद्वंद्वी और उसके बीच काफी बड़ा स्तर का अंतर था। वह सिर्फ 8वें क्यूई स्तर पर था और उसने लिंग क्यूई स्तर के एक साधक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में उसे खुद पर गर्व था। उसने गहन उपचारात्मक गोलियों से भरा एक जार निकाला। उसने एक उपचारात्मक गोली निकाली, उसे मुंह में डाला और तुरंत निगल लिया। उसके पूरे शरीर में एक ताजगी और सुकून की अनुभूति फैल गई। उसे लगा जैसे उसके विचार जो धीमे हो गए थे अचानक फिर से स्पष्ट और तेज हो गए हैं। वह फिर से स्पष्ट और तेजी से सोच पा रहा था। उसे ताजगी महसूस हो रही थी। एक पल में उसके सारे घाव ठीक हो गए। क्या कुशल गहन गोली है। ध्रुव की आंखों से पता चल रहा था कि वह कितना सुखद आश्चर्यचकित था। कोई आश्चर्य नहीं कि रक्षक कांग ने कहा था कि हानमान को ठीक करने के लिए एक ही काफी है। ध्रुव को यह बात संदिग्ध लगी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों का एक जार आसानी से मिल सकता है। उसने हानमान को एक साथ 3 गोलियां दी और जिंग यून को भी 3 और गोलियां दी, ताकि अगर वे पर्याप्त न हो तो वे पर्याप्त न हो। जहां सावधानी है वहां कोई खतरा नहीं है। लेकिन उस क्षण ध्रुव को समझ आ गया कि ये अथाह गोलियां वास्तव में कितनी शक्तिशाली और दुर्लभ थीं। ध्रुव को न केवल यह महसूस हुआ कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, बल्कि उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी ताकत में एक बार फिर से काफी सुधार हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे साधक गहन औषधियों का उपयोग करना चाहते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। यहाँ तक कि उपचारक औषधियां भी साधना के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। 9 मेघों के महाद्वीप में कई साधक गहन औषधियां और हथियार बनाते थे। जो लोग गहन औषधियां और हथियार बना सकते थे उन्हें अत्यंत सम्मान दिया जाता था क्योंकि वे गुरुओं में गुरु थे। समाज में उनका बहुत ऊंचा स्थान था क्योंकि इन क्षेत्रों में निपुण व्यक्ति मिलना दुर्लभ था। युन हाई संप्रदाय में भी ऐसे लोग थे जो उपचार की गोलियां बनाते थे, लेकिन चूंकि ध्रुव एक साधारण शिष्य था इसलिए उसे अभी तक इनमें से किसी भी गुरु के संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। युद्धों में भाग लेना साधना पथ पर आगे बढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है क्योंकि यह किसी बाहरी शक्ति द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं है। ये गहन गोलियां केवल एक सहायता थी जिनका उपयोग युद्ध के भीतर संघर्षों के साथ साथ किया जाना था। ध्रुव पहले ही साधना पथ पर अनेक कठिनाइयों से गुजर चुका था। अब उसे इस युद्ध से प्राप्त ज्ञान का अभ्यास और समेकन करने के लिए एक और अच्छी जगह ढूंढनी थी। ये 9वीं ची परत को पार करने का अवसर हो सकता था। 9वीं ची परत को पार करने के बाद वह यंगजहौ शहर वापस जाएगा और अपने चचेरे भाई के साथ वार्षिक बैठक में भाग लेगा। ध्रुव ने मुड़कर परिदृश्य को देखा। यह आश्चर्यजनक रूप से जाना पहचाना लग रहा था। यह मूल रूप से यही था। ध्रुव ने चमकती आंखों से सोचा। उसने तुरंत दूर तक देखा और मुस्कुरा दिया। उसे दूर 2 पहाड़ दिखाई दे रहे थे जो मानो तलवार से चीर दिए गए हों। ये वही पहाड़ थे जहां से उसने सूरज की रोशनी गुजरते देखी थी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक बेरहम लड़की से हुई थी। मुझे अभ्यास के लिए इतनी अच्छी गुफा मिल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आसपास इतनी अच्छी जगहें भी होंगी। लगता है मुझे इसे अपना बनाना ही होगा। ध्रुव जाहिर तौर पर यह नहीं भूलने वाला था कि उस लड़की ने उसे 2 बार मारने की कोशिश की थी। इस बार वह देखना चाहता था कि उसके वार उसके शरीर के एक बाल तक भी पहुंच पाते हैं या नहीं। ध्रुव तेजी से पहाड़ी गुफा की ओर बढ़ा। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंचा और अंदर घुस गया। जब ध्रुव उस गुफा में दाखिल हुआ जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसे देखा और इस नजारे को देखकर दंग रह गए। वे ध्रुव को गुफा के अंदर से जबरदस्ती बाहर निकलते देखने के लिए बाहर ही खड़े रहे। उस शिष्य ने बिना अनुमति के अपने साथी शिष्य लियूफी के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की। वह सचमुच लापरवाही बरत रहा था। अगर वह अंदर रहते हुए कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता तो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता और उसके अपराध के लिए पीटा जाता। कुछ ही पल बाद ध्रुव फिर से पहाड़ के अंदर खुले क्षेत्र में आ गया। वह गर्म पानी के झरने के सामने खड़ा था। वहां अभी भी कई गुफाएं थीं। अगर कोई उन्हें परेशान न करता तो वे साधना के लिए वाकई एकदम सही थीं। उस समय पिछली बार की तरह लियूफी गर्म पानी के झरने के नीचे साधना कर रही थी। उसका सिर पानी के नीचे था जिससे उसे केवल निरीक्षण करने पर ही देखा जा सकता था। उसकी आंखें बंद थीं और वह साधना के लिए अपनी सांस रोके हुए थी। अभ्यास का यह तरीका अपनी श्वास तकनीक को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका था। अपनी श्वास तकनीक में सुधार करके लियूफी एक ही सांस में कई तीर चला सकती थी। उसके तीरों की शक्ति भी अधिक शक्तिशाली और शक्तिशाली हो जाती थी। ध्रुव इस बार लापरवाही से नहीं कूदा। वह तो उसके फिर से सामने आने का इंतजार कर रहा था।
जब उसका खूबसूरत चेहरा पानी की सतह पर दिखाई दिया तो लियूफी ने ध्रुव को वहां खड़ा देखा। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। उसने तुरंत गुस्से से आंखें सिकोड़ लीं। उसने बर्फीले स्वर में कहा, तुम फिर से? सच में, यह मैं ही हूँ। ध्रुव ने अपनी आवाज में छिपे ठंडे स्वर में कहा। लिंग क्यू इस स्तर के एक साधक से लड़ने के बाद उसे लगा कि उसके पास लियूफी से युद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। हालांकि लियूफी सर्वश्रेष्ठ साधारण शिष्यों में से एक थे, फिर भी ध्रुव आश्वस्त थे। आखिरकार ध्रुव जिंग हाओ जितना शक्तिशाली नहीं था और उसने जिंग हाओ को हराया था। हालांकि उनकी युद्ध शैलियां अलग थीं और उसे सावधान रहना था। पैट्रिक डी, साइपी, एंड्रू और गैरी आर को बहुत विशेष धन्यवाद। गैरी आर को विशेष प्यार जाता है जो पहले प्रायोजित अध्याय का हिस्सा थे, जिसका अर्थ है कि वह सभी के लिए पहले सहायक अतिरिक्त रिलीज में से एक थे। यदि आपको कोई छोटी सी गलती नजर आए तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे बदल सकूं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी या मेरे काम का समर्थन किया। मुझे इतने बड़े समुदाय के लोगों को लाभान्वित करके बहुत खुशी हो रही है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद ज़ोक्सो। आनंद लेना। दुनिया में कुछ लोग विकृत होते हैं, कुछ पतित होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साधना कला के अभ्यास के प्रति गंभीर नहीं होते। उनमें बस एक ही समानता है, वह है उनके गंदे और विकृत विचार। लियू फेई ने सोचा जब उसने देखा कि ध्रुव हंसते हुए उसे देख रहा था। मुझे पूछना चाहिए कि आपके पास ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें करने के लिए कितने जीवन हैं? उसने गुस्से के भाव से पूछा। लियू फेई बात करते करते तेजी से गर्म पानी के झरने से बाहर निकल आई। उसके कपड़े फिर से पानी से पूरी तरह भीग गए थे और त्वचा से चिपक गए थे, जिससे उसके सारे छिपे हुए उभार साफ दिखाई दे रहे थे। वह बेहद आकर्षक थी, वह हंस की तरह नाजुक थी। अगर यह ध्रुव की पिछली दुनिया होती तो बहुत से लोग उसके दीवाने होते और उसकी पूजा में पूरी तरह डूब जाते। लेकिन ये वो दुनिया नहीं थी, ये वो पुराना ध्रुव नहीं था। उसका दिल अब किसी आम इंसान जैसा नहीं रहा। लियू फी को देखते ही उसे ठंडक और अलगाव का एहसास होता था। उसका दिल पत्थर की तरह अविचल था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझे कोई बिगड़ैल समझ लेगी और मेरी हर हरकत को अपना फायदा उठाने की कोशिश समझ लेगी। ध्रुव ने सोचा, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहा। अगर लियूफी उसे बिगड़ैल समझती तो वह उसे सबक सिखा देता। उसे घूरते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान आ गई। लियूफी ने देखा कि ध्रुव के चेहरे पर विकृत इरादे थे और वह अपना गुस्सा दबा नहीं पा रही थी। वह पहले से ही उसके दिल में तीर मारकर उसे मार डालने की तैयारी कर रही थी। तुम सचमुच मुसीबत ढूंढ रहे हो, मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। उसके तीर की आवाज सीटी की आवाज के साथ हवा में फैल गई। उसका तीर एक जगमगाती रोशनी से घिरा हुआ था और ध्रुव की भारी लहरों से टकराते ही एक छोटा सा विस्फोट हुआ। पिछली बार जब हम मिले थे तब से वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, ध्रुव ने सोचा। उसने उसके तीर का जवाब देने के लिए अपनी 9 भारी तरंगों का इस्तेमाल किया। तरंगों का कंपन उनके आसपास के पूरे वातावरण में फैल गया और तीर तुरंत जमीन पर जा गिरा। ध्रुव की 9 भारी तरंगे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं और उसने युद्ध में इनका इस्तेमाल करने की अपनी कुशलता में भी काफी वृद्धि की थी। इसलिए उसके लिए अपनी मौजूदा ताकत से लियूफी के तीर को रोकना आसान था। उसकी 9 भारी तरंगों की ताकत 9000 जिन से कहीं ज्यादा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने वापस आने की हिम्मत की, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करने के लिए इतने मजबूत हो? लियूफी ने अपना तीर स्पिरिट छोड़ा। तीर स्वतः ही ध्रुव पर लग गया। लियूफी ने एक तीर निकाला, उसे अपने धनुष में लगाया और धीरे धीरे पूरी ताकत से अपनी धनुष की डोरी खींची। दबाव में धनुष की डोरी के कंपन की आवाज सुनाई दे रही थी। जाना। उसका तीर पहले के तीर की तुलना में बहुत तेज था और उसमें बहुत अधिक शक्ति थी। ध्रुव गुस्से से कराह उठा क्योंकि यह लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। उसने एक छोटा कदम उठाया और अपनी 9 भारी लहरों का इस्तेमाल आने वाले तीर पर किया। लहरों की ताकत भयानक थी। लहरों ने तीर को रोक दिया था, लेकिन तीर उसकी मुट्ठी तक पहुंच गया था, जिससे उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। हालांकि तीर रुक गया था, उसकी मुट्ठी में अभी भी कुछ ताकत थी, जिससे पता चलता था कि उसके वार में तीर से थोड़ी ज्यादा ताकत थी। लियू फेई ने भौहें चढ़ाईं। उस बिगड़ैल ने इतने कम समय में बहुत तरक्की कर ली है। लियू फेई ने एक और तीर चलाया जो उसकी हत्या की मंशा से भरा हुआ था। तुम्हें लगता है कि लड़ाई में सिर्फ तुम ही हमला कर सकते हो? ध्रुव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ध्रुव ने अपनी चांदनी पंख जैसी चपलता का इस्तेमाल किया और अविश्वसनीय गति से लियूफी की ओर बढ़ा। जैसे ही तीर उसे लगने वाला था, तीर के सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी और जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान में डाली, तीर 2 टुकड़ों में बंट गया। लियूफी पूरी तरह से स्तब्ध होकर देख रही थी। ध्रुव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ते हुए भी हवा में ही उसके तीरों को काट डाला। उसकी गति और उसके तीरों को काटने की क्षमता बहुत तेज थी। उसने उसे अपनी तलवार निकालते नहीं देखा था, बस वह क्षण देखा था जब उसने अपनी तलवार फिर से म्यान में डालनी शुरू की थी। लियू फेई जल्दी से पीछे हटी और ध्रुव से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। फिर उसने एक साथ 3 तीर चलाए। एक साथ 3 तीर। हमले की ताकत 9500 जिन से ज्यादा होगी। मुझे दिखाओ कि तुम इस हमले को कैसे रोकोगे, लियू फी ने मन ही मन खुद से कहा। उसने एक गहरी सांस ली और एक साथ तीनों तीर सीधे ध्रुव की ओर दागे।
PRRRRROMMMMM। ध्रुव ने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाली और उसकी तलवार की हर हरकत के साथ गर्जना की आवाज सुनाई दे रही थी। तीर ध्रुव के पास भी नहीं पहुंच पा रहे थे कि उनकी तलवार से निकली क्यूई ने उन्हें पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। गरजती बिजली और तलवार क्यूई के अपने ज्ञान के साथ ध्रुव की तलवार अकेले ही तीरों से ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन जब वायुमंडल में तलवार क्यूई के साथ मिलकर तो उसकी शक्ति इतनी भयानक हो गई। तलवार ने सिर्फ तलवार क्यूई की रोशनी से ही तीनों तीरों को रोक दिया था। ये कैसे संभव है? लियू फी की आंखें स्तब्ध होकर उस दृश्य को घूरने लगी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह एक बार में केवल 3 तीर ही चला सकती थी। यही उसकी पूर्ण अधिकतम शक्ति थी। अगर वह एक साथ 5 तीर चलाती तो उसके हमले की शक्ति केवल 9000 जिन तक ही पहुंच पाती। यह एक ऐसा हमला था जिसमें समूह युद्ध में इस्तेमाल के लिए तीरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक तीर की शक्ति का त्याग करना पड़ता था। आमने सामने की लड़ाई में एक साथ 3 तीर चलाने की तुलना में यह थोड़ी कम शक्ति ही प्रदर्शित कर सकता था। लेकिन ध्रुव उनके करीब पहुंचने से पहले ही 3 तीर तोड़ सका। उसने ध्रुव की तरफ देखा और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ध्यान रखा कि दोनों के बीच की दूरी वैसी ही रहे जैसी लड़ाई शुरू होने पर थी। लियू फी ने अचानक ध्रुव की ओर फिर से 3 तीर छोड़े। नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहली बार हुआ था। ध्रुव ने अपनी तलवार क्यूई से एक ही वार में तीर तोड़ दिए, जो अभी भी उसकी तलवार के चारों ओर हवा में चमक रही थी। इससे पहले कि वह दोबारा हमला कर पाती, ध्रुव की तलवार लियू फी के गले के पास पहुंच गई और वह अपने ही विचारों में खो गई। उसे याद आया जब ध्रुव पहली बार यहां आया था, जब वह उसके एक भी तीर का सामना नहीं कर पाया था। दूसरी बार जब वह उससे स्टॉर्मी गॉज में मिली थी तो ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी ताकत बढ़ा ली है और उसे मार डालना चाहता है। ये तीसरी बार था, लेकिन इस बार वह ध्रुव के एक भी वार का सामना नहीं कर पाए। ये कैसे संभव है? वह इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकता है? लियू फेई अपनी प्रशिक्षण गति से संतुष्ट थी और उसे लगा कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों की तुलना में बेहद प्रतिभाशाली है। वह लगातार अपने कौशल और साधना में सुधार कर रही थी। ध्रुव का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वह खुद का बचाव भी नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक उसकी तलवार उसके गले की नाजुक त्वचा को भेदने से ठीक पहले रुक गई। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने ऐसा आभास दिया कि वह किसी बेकार चीज को देख रहा है जिसे इस्तेमाल करके फेंका जा सकता है। जब लियू फेई ने उसका चेहरा देखा तो उसका पूरा शरीर डर से सिर से पैर तक जम गया। तुम मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हो? लियू फी ने ध्रुव को घूरा और उसके मुलायम होठों को काट लिया। वह बस अपनी किस्मत को बर्दाश्त कर सकती थी। ध्रुव ने लियू फी की तरफ देखा जो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका शरीर उसके गीले लबादों से कसकर लिपटा हुआ था और उसके उभार मनमोहक थे। वह किसी भी मर्द को वासना के उन्माद में डाल सकती थी। ध्रुव ने भावुक होकर गहरी सांस ली। ये लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन वह बहुत हिंसक थी और उसका दिल निर्दयी था। ध्रुव ने लियू फी के आकर्षक शरीर के वक्रों को लालसा से देखा और कराह उठी। फिर उदासीनता भरी मुस्कान के साथ, मानो वह उसके साथ खेल रहा हो, उसने कहा, अपने बारे में इतना भी बड़ा मत सोचो। मुझे तुम जैसी किसी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से चले जाओ, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ध्रुव ने बात करना बंद कर दिया और अपनी तलवार म्यान में रखनी शुरू कर दी। बिना पीछे मुड़कर देखे वह प्रशिक्षण के लिए एक गुफा की ओर चल पड़ा। वह उसे मार डालना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह पूरे दिल से मानती थी कि ध्रुव के इरादे हमेशा से ही बुरे थे। जब वे मिले थे तो हुई गलतफहमी के कारण उसे मारना उसके लिए उचित नहीं था। हालांकि अगली बार वह इतना उदार नहीं होगा। ध्रुव को देखकर लियू फी दंग रह गई। उसने अपने गुलाबी होठों को इतनी जोर से काटा कि उसके होठों से खून बहने लगा। लियू फी 16 साल की थी और 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुकी थी। वह अपने धनुष का बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी बाण शक्ति के साथ मिलकर उसके हमले बेहद शक्तिशाली थे। युन हाई संप्रदाय में कोई भी साधारण शिष्य उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके पास प्रबल प्राकृतिक क्षमताएं थीं और वह अपनी तकनीकों में बेहद कुशल थी। इसके अलावा उसका चेहरा भी बहुत सुंदर था। युन हाई संप्रदाय में हर कोई उसे जानता था, यहाँ तक कि जो लोग उसका स्नेह पाने की कोशिश कर रहे थे उनमें से कुलीन शिष्य सबसे निचले दर्जे के थे। इसलिए उसने सोचा था कि ध्रुव भी अपनी सुंदरता के कारण अतीत में मिले कई अन्य लोगों की तरह ही एक विकृत व्यक्ति है, वरना वह अपने कपड़े उतारकर उस गर्म पानी के झरने में क्यों कूदेगा जहां वह प्रशिक्षण ले रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह पूरे समय खुद को दिखावा कर रही थी। उस दिन ध्रुव ने न केवल ताकत की प्रतिस्पर्धा में उसे अपमानित किया था, बल्कि उसने उसके अहंकार और आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई थी। अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। ध्रुव के ठंडे, तिरस्कारपूर्ण और उदासीन शब्दों ने उसकी भावनाओं को गहराई से आहत किया था। अगली बार मैं उसे दिखा दूंगी, लियू फी ने सोचा। हालांकि वह वहां से नहीं गई। वह फिर से गर्म पानी के झरने में कूद गई और पानी के नीचे अपनी सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने लगी। यह उसकी निशानेबाजी की क्षमता को निखारने और कम से कम समय में अपनी तीरंदाजी की शक्ति विकसित करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। ध्रुव एक विशाल गुफा में चला गया। पहाड़ में गहराई तक फैली इस गुफा में एक पत्थर का बिस्तर और साफ सुथरे वस्त्र रखे हुए थे। लियू फेई जाहिर तौर पर यही साधना कर रहे थे। उस महिला ने वाकई प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह चुनी थी। ध्रुव गुफा से संतुष्ट था।
युनहाई संप्रदाय के इतिहास में नए शिष्य पिछले युगों के प्रशिक्षण स्थलों का उपयोग करते थे। ये गुफाएं संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा बनाई गई थीं। उनके बच्चों और नाती पोतों ने इन गुफाओं का उपयोग किया था और अब भी इनका उपयोग किया जा रहा है। ये युनहाई संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य की थीं। ये गुफाएं किसी की नहीं थी, केवल पर्याप्त शक्ति होने पर ही प्रशिक्षण स्थल सुरक्षित किया जा सकता था। कुछ मामलों में लोग गुफा से मूल्यवान वस्तुएं या सामग्री चुरा लेते थे। इससे पता चलता है कि शिष्यों के लिए ये प्रशिक्षण स्थल कितने अद्भुत थे। ध्रुव पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया और अपनी अंधेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। अगर कोई अंदर आता तो ध्रुव तुरंत उसकी उपस्थिति भांप लेता और अपनी आत्मा को छिपा लेता। ध्रुव ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। स्वर्ग और पृथ्वी की खी हुई उसके आसपास के वातावरण से उसके शरीर पर आक्रमण करने लगी थी। ध्रुव ने तुरंत गहन अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ समय बीत गया। स्वर्ग और पृथ्वी की खी हुई बेचैन हो गई और एक भंवर का रूप लेने लगी। एक चमकदार सफेद रोशनी प्रकट हुई और ध्रुव के डेंटियन में घुस गई। जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। मैं 9वीं क्यूई परत तक पहुंच गया हूं। अब लिंक क्यूई परत के नीचे मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब ध्रुव 8वीं क्यूई परत पर था तो वह पहले से ही लिंक क्यूई परत के किसी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ सकता था, लेकिन युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और यदि वह संघर्ष के बाद उनकी शक्ति से बच नहीं निकलता तो संभवतः उसकी जान चली जाती। लिंक क्यूई परत तक पहुंचने वाले साधकों में अविश्वसनीय शक्ति थी और उनमें से कईयों की आत्माएं पहले ही जागृत हो चुकी थीं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे। लू लियांग, जिस साधक से उसने उस दिन युद्ध किया था, जो लिंक क्यूई परत पर था, उसके पास एक गरुड़ आत्मा थी। यद्यपि उसकी गरुड़ आत्मा अत्यंत हिंसक और शक्तिशाली थी, फिर भी वह पूरी तरह से जागृत आत्मा नहीं थी। लिंक क्यूई परत तक पहुंचने वाले शिष्यों में वह अभी भी दूसरों की तुलना में दयनीय रूप से कमजोर था। हालांकि सभी को अपनी आत्मा को जागृत होते देखने का अवसर मिला था, फिर भी हर कोई उसे जागृत नहीं कर पाया। कुछ लोगों को अपनी आत्मा को जागृत करने में बड़ी कठिनाई होती। ध्रुव इस बात से वाकिफ था। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा है, लेकिन वार्षिक बैठक से पहले मुझे कोई न कोई सफलता मिल ही जानी चाहिए। ध्रुव ने अपनी साधना जारी नहीं रखी, बल्कि उठकर गुफा से बाहर निकल गया। उसने लियूफी को गर्म पानी के झरने में देखा और वह उसकी उपस्थिति से उतनी ही नाराज दिख रही थी जितनी पहली मुलाकात में थी। लियूफी ध्रुव को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि गर्म पानी के झरने पर हुई लड़ाई के बाद से वह बदल गया है, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रही थी कि वह कितना बदल गया है। मैं कितने दिनों से साधना कर रहा था? ध्रुव ने लियूफी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बिना पूछा। 20 दिन, लियूफी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इतना लंबा समय? ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने लंबे समय से ध्यान कर रहा था। वास्तव में उन 20 दिनों में आपको क्या सफलता मिली? लियूफी चिल्लाया, जो अब और कुछ न जानने की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अभी अभी 9वीं क्यूई परत तक पहुंचा हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। इसके तुरंत बाद वह पलक झपकते ही गायब हो गया। ध्रुव अचानक पहाड़ों से बाहर निकला और जल्दी जल्दी वार्षिक बैठक की ओर चल पड़ा। वार्षिक बैठक में ज्यादा समय नहीं बचा था। यंगजहौ शहर वापस जाने का समय हो गया था। लियूफी स्तब्ध रह गई। वह उस पल की भावना को बयां नहीं कर सकती थी, लेकिन वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रही थी। जब ध्रुव अभी भी 8वीं क्यूई परत पर था, तब वह उसे आसानी से हरा सकता था। इससे पहले उसने सोचा था कि वह एक प्रतिभाशाली प्रतिभा है। फिर ध्रुव ने उसके जीवन में प्रवेश किया और उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसे उसकी सुंदरता नहीं चाहिए थी और वह उसकी प्रतिभा से कहीं आगे निकल गया था। अब उसके पास आत्मविश्वास के लिए बचा ही क्या था? यह एक नियमित रिलीज है। मैं शुक्रवार को नियमित रिलीज देखने से चूक गया क्योंकि मुझे देर तक काम करना था। आज का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। मैंने अभी अभी अध्याय 32 तक का अनुवाद पूरा किया है। अब मैं उसे संपादित करके आपके पढ़ने के आनंद के लिए पोस्ट करूंगा। और चूंकि मुझे यह अपडेट्स के बारे में लगातार मैसेज मिलते रहते हैं, मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले उनके पास आवेदन किया था। उन्होंने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया है। कृपया यह टिप्पणी करने के बजाय जाकर उन्हें मुझे स्वीकार करने के लिए परेशान करें। यह मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल अध्याय था। मुझे वाकई बहुत मुश्किल हुई। उम्मीद है आपको मजा आएगा। ज़ोक्सो। साल का अंत नजदीक आ रहा था और यंगजहौ शहर में चहल पहल बढ़ रही थी। अनगिनत शिष्य अपने अपने संप्रदायों से घर लौटकर अपने परिवारजनों से मिलने आते थे। वर्ष के अंत में देश के सभी शहरों और गांवों में एक भव्य वार्षिक बैठक होती थी। साधकों की दुनिया में ये वार्षिक बैठकें प्रतिभा प्रदर्शन और अपने परिवार में पहचान बनाने के लिए होती थीं। यंगजहौ शहर में सभी बड़े कुलों की एक आंतरिक वार्षिक बैठक होती थी जिसमें केवल उनके कुल के सदस्य शामिल होते थे। वार्षिक बैठक के दौरान कुल की वरिष्ठ पीढ़ी या युवा पीढ़ी के शिष्यों की प्रगति की जांच करती थी। कभी कभी पूरे यंगजहौ शहर में कुछ शक्तिशाली कुल भी अपने और अन्य कुलों के बीच बैठकें आयोजित करते थे, जिसके दौरान वे ये जांचते थे कि किस कुल में भविष्य की सबसे अधिक संभावनाएं और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति है। विसल विंड रेस्टोरेंट में युवा शिष्यों का एक समूह था। वे सभी यागजो शहर के महान कुलों के लोग थे। कई उत्कृष्ट शिष्य वहां शराब पीने और आगामी वार्षिक सभाओं के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे।
मैंने सुना है कि लिन कियान की आत्मा लिंग क्यू परत को भेदने के बाद जागृति के करीब थी और इसी वजह से उसे हाउ यू संप्रदाय की विशिष्ट शिष्या के रूप में चुना गया था। लिन यू, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सच है? एक युवा शिष्य ने पूछा जो पंख वाला पंखा पकड़े हुए था। सभी लोग लिन यू को प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। ये सब स्पष्ट रूप से सत्य है। जब वह लिंग क्यू स्तर पर पहुंची तो लिन कियान ने अपनी शक्ति में भारी वृद्धि देखी। मुझे लगता है कि हमारे समारोह के लिए लिन वंश असाधारण प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। लिन यू के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके पिता ध्रुव के चाचा थे और कबीले के मुखिया बनने की चाहत भी रखते थे, इसलिए परिवार में लिन यू का रुतबा साफ तौर पर इतना था कि वह लिन कबीले की तरफ से अपनी राय जाहिर कर सके। हाँ, वो बस लिंग क्यू परत तक पहुंच गई, यह कोई उपलब्धि नहीं है। मेरे परिवार में गुयान 6 महीने पहले ही उस परत को तोड़ चुका था। लिन कबीले के सदस्य स्पष्ट रूप से पर्याप्त युद्ध नहीं करते, वे स्पष्ट रूप से अपने संप्रदायों की सुरक्षा में साधना करना पसंद करते हैं। लिन यू के सामने बैठे पीले जैकेट पहने युवक ने कहा। यंगजहौ शहर में गु कबीले और लिन कबीले हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रहते थे। वह लिन कबीले के किसी भी सदस्य को कैसे स्वीकार कर सकता था? लिंग क्यूई परत तक पहुंचने में लगने वाला समय नगण्य है। मेरे परिवार में वेनजियांग पहले ही दूसरी लिंग क्यूई परत तक पहुंच चुका है। नगर स्वामी नालाफेंग की बेटी के अलावा कौन इतनी ताकत का मुकाबला कर सकता है? वेन कबीले ने भी यह आभास नहीं दिया कि शिष्यों की यह पीढ़ी कमजोर होगी। पंख वाला पंखा पकड़े हुए युवक अपनी राय देना नहीं भूला। उसके कबीले के नगर सरकार में बहुत मजबूत संबंध थे। उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। वेनजियांग पहले ही लिंग क्यू की दूसरी परत तक पहुंच गया है। कितना प्रतिभाशाली साधक है, कितनी अद्भुत प्रतिभा। तुमने मुझे ये बेतुकी और बेतुकी बातें सुनने के लिए यहाँ बुलाया है। पृष्ठभूमि में से एक आवाज आई। यह आवाज ठंडी और बेरुखी भरी थी, जिससे सबकी बोलती बंद हो गई। यह एक जवान लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आभा बर्फीली थी। बिल्कुल नहीं, मैंने सभी को आपको कुछ समाचार बताने के लिए आमंत्रित किया है। इस वर्ष वार्षिक बैठक के दूसरे दिन मेरे कुल और यंगजहौ के 3 महान कुलों के सदस्यों के अलावा अन्य प्रमुख लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्यू लैन, आपको इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ना लेनहाई गर्मजोशी से मुस्कुराए। सब समझ गए थे। पहले भी यंगजहौ शहर में एक वार्षिक बैठक होती थी, लेकिन वह 4 सबसे मजबूत कुलों के बच्चों तक ही सीमित रहती थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस बार वे और लोगों को भी इसमें शामिल होने देंगे। ऐसा लग रहा था कि वे शहर के उन युवाओं को भी शामिल करना चाहते थे जो पूरी तरह से प्रतिभावान हो। वे इसका इस्तेमाल युवा प्रतिभाओं को जल्दी भर्ती करने के लिए कर सकते थे। कहा जाता है कि क्यूलैन एक अनाथ है, लेकिन यंगजहौ शहर में उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही स्थापित थी। यह उसके अविश्वसनीय रूप रंग, उसके ठंडे स्वभाव और निश्चित रूप से उसकी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण था। क्यूलैन ने सिर हिलाया। वह भी जानना चाहती थी कि 4 सबसे शक्तिशाली कुलों की संतानें किस तरह की क्षमताएं रखती हैं। हे, अब आने वाला समारोह वाकई शानदार होने वाला है। मैंने सुना है कि लिन कबीले के उस घटिया आदमी ने अपनी ट्रेनिंग में तरक्की कर ली है और उसने लिन यून को भी घायल कर दिया है। मुझे लगता है कि वह घटिया आदमी वार्षिक सभा में भी शामिल होने आएगा। गु परिवार के उस युवक ने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। वह अपने अंदर उमड़ते उत्साह को महसूस कर सकता था। गु सोन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे लिन कबीले के कई उत्कृष्ट शिष्य हमारी सभा में शामिल होने आते हैं, हमें किसी बेकार चीज की क्या जरूरत है? लिन यू ने जवाब दिया, जो साफ समझ रहा था कि वे किसकी बात कर रहे थे। अगर वह ध्रुव को वार्षिक सभा में शामिल करना चाहता था, तो जाहिर है कि वह लिन कबीले का मजाक उड़ाना चाहता था, अपने कबीले की युवा पीढ़ी का मजाक उड़ाना चाहता था। हे, आप अपने ही परिवार के सदस्य को कूड़े का टुकड़ा कह रहे हैं। यह उचित नहीं लगता, गु सोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कूड़े का टुकड़ा तो कूड़े का ही टुकड़ा है, यह उचित क्यों नहीं होगा? इसके अलावा मैं भी, जो खून से मुख्य परिवार का सदस्य हूँ, देर सवेर जरूर। लिन यू को अपनी बात पूरी करने का समय नहीं मिला क्योंकि किसी चीज ने उसे रोक दिया था। वह बस कराह उठा और आगे नहीं बोला। ठीक उसी समय जिस कूड़े के टुकड़े के बारे में वे बात कर रहे थे, वह कियानलीज़ू पर सवार होकर यंगजहौ शहर में प्रवेश करने वाला था। 10 दिनों की यात्रा के बाद ध्रुव के चेहरे पर यात्रा की थकान साफ दिखाई दे रही थी। कियानलीज़ू पर बैठना थका देने वाला था, लेकिन ध्रुव के चेहरे के भाव खास तौर पर चमक रहे थे और जरा भी सुस्ती नहीं दिखा रहे थे। पिछली बार जब ध्रुव यंगजहौ शहर में थे, उसकी तुलना में उनका रूप रंग काफी मजबूत था और वे पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत लग रहे थे। उनके चेहरे के भाव कठोर थे और वे एक ऐसे व्यक्ति जैसे लग रहे थे जो जानता था कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। अपनी पीठ पर सलीके से म्यान में रखी तलवार, कमर में चांदी की चमकदार बेल्ट और कियानलीज़ू पर विजयी भाव से सवार ध्रुव ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी वेशभूषा और सौम्य किंतु ओजस्वी रूप रंग को देखते हुए वह संभवतः शहर के किसी शक्तिशाली कुल का शिष्य था, जो एक बड़े संप्रदाय में साधना करता था, लेकिन वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वापस आया था। चलते रहो, ध्रुव ने कहा। कियानलीज़ू ने यंगजहौ शहर पहुंचते ही अपनी गति धीमी कर ली और सरपट दौड़ना बंद कर दिया। ध्रुव एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरा और इमारत की छत से एक आवाज आई। हालांकि आवाज हल्की थी, ध्रुव की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। ध्रुव ने सिर उठाया और देखा कि कोई उसे देख रहा है।
हे नीचे कौन है? क्या वह लिन कबीले का युवा स्वामी हो सकता है? तुम्हारा ऐसे समय पर प्रकट होना सचमुच एक संयोग है। युवक ध्रुव को उपहास भरी नजरों से देख रहा था। कुछ ही पल बाद ऊपरी मंजिल की खिड़की पर कई चेहरे दिखाई दिए। उनमें से एक उदास चेहरा था जो जाना पहचाना लग रहा था। लिन यू, ध्रुव ने सोचा। लिन यू उसका चचेरा भाई था और लिन कुल में ऊंचा दर्जा रखता था, लेकिन वह अभी 8वीं क्यूई परत तक ही पहुंचा था। कुल के अन्य लोगों की तुलना में वह प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए उसने इस तथ्य का इस्तेमाल किया कि उसका वंश मुख्य कुल से जुड़ा था ताकि दूसरों के बीच उसका दर्जा ऊंचा हो। लिन यू को ध्रुव के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। उसने गुस्से से भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां ध्रुव से उसका सामना होगा। बाकी लोग ध्रुव का इस्तेमाल उसके लिन परिवार का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने के लिए करेंगे। ध्रुव, हम कुछ शिष्य हैं जो वार्षिक बैठक से पहले यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चूंकि हमारी राहें एक दूसरे से टकराए हैं, कृपया ऊपर आइए और हमारे साथ बैठिए। जैसी कि उम्मीद थी, गूसोंग ने तुरंत ध्रुव को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जाहिर है कि उनके इरादे नेक नहीं थे। ध्रुव, आपने इतनी लंबी दूरी तय की है, पहले घर जाओ और आराम करो, लिन यू ने कहा, जो स्पष्ट रूप से ध्रुव को उनके साथ आते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था। ध्रुव मन ही मन व्यंग्यात्मक मुस्कान दे रहा था। लिन कबीले में उसकी हैसियत अभी भी युवा स्वामी की थी। ध्रुव ने देखा कि लिन यू ने उसके प्रति जरा भी विनम्रता नहीं दिखाई थी। लिन यू ने न सिर्फ उसके प्रति जरा भी विनम्रता नहीं दिखाई, बल्कि उसके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया। ध्रुव जो भी करता, लिन यू को उसका फल मिलता। मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम संतुष्ट नहीं हो, ध्रुव ने सोचा। फिर उसने गूसोंग की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। रुको रुको, लिन यू की आवाज ठंडी हो गई और उसने फिर कहा, ध्रुव, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। सच कहूं तो तुम्हें सीधे घर भाग जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव ने लिन यू की आंखों में सीधे देखते हुए चिल्लाया और फिर बर्फीले स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कबीले में तुम्हारी क्या हैसियत है, जो तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत देती है? ध्रुव अब पहले जैसा काया और कमजोर नहीं रहा। उसके पिता का कुल में बहुत ऊंचा दर्जा था, वह लिन कुल का मुखिया था। इसलिए लिन यू को कुल के पदानुक्रम में खुद को ध्रुव से ऊंचा रखने का कोई अधिकार नहीं था। अगर ध्रुव एक मजबूत साधक नहीं होता तो दूसरे लोग अब भी सोचते कि उसके पिता की अनुपस्थिति में वे उसे धमका सकते हैं। जब लिन यू ने ध्रुव को उससे इस तरह बात करते सुना तो वह गुस्से से उबल पड़ा। उसने शायद ही सोचा था कि ध्रुव इतना बदल जाएगा। इतने कमजोर इंसान के लिए यह प्रतिक्रिया बिल्कुल अनुचित थी। लिन यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव को क्या जवाब दे। कबीले में ध्रुव का रुतबा उससे ऊंचा था, वह परिवार का युवा मुखिया था। हालांकि लिन यू उसका चचेरा भाई था, फिर भी उसे ध्रुव के प्रति अहंकारी व्यवहार करने का अधिकार नहीं था, भले ही ध्रुव ने उसे खुलेआम शर्मिंदा किया हो। लिन कबीले के युवा परिवार के मुखिया के रूप में ध्रुव का यही रवैया है। गूसोंग ने उन्हें झगड़ते हुए देखने की उम्मीद करते हुए कहा, जिससे लिन यू और भी अधिक क्रोधित हो गया। उस समय ध्रुव अपने घोड़े से उतरकर रेस्टोरेंट के मालिक को लगाम सौंप चुका था। इसके तुरंत बाद वह तीसरी मंजिल पर गया और उस निजी कमरे की ओर चल पड़ा जहां बाकी शिष्य थे। मेज पर 8 लोग बैठे थे, वे सभी शक्तिशाली कुलों के युवा शिष्य थे। जब उन्होंने ध्रुव को अंदर आते देखा तो किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे और चुपचाप अपनी अपनी शराब की चुस्कियां ले रहे थे। सबने ध्रुव को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि गूसोंग, जिसने कुछ देर पहले ध्रुव को ऊपर आने का न्योता दिया था, चुप रहा और मुस्कुरा रहा था। ये कूड़ा खुद को बेवकूफ बना रहा है। गू कबीले का युवा स्वामी होकर भी तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे कबीले का मजाक उड़ाने की? लिन यू ने कहा, जिसने ध्रुव की तरफ देखा तक नहीं, मानो खुद से बात कर रहा हो। परिवार के मुखिया का बेटा, यही मेरी हैसियत है। लिन यू, तुम शायद भूल गए हो, लेकिन वह घटिया इंसान लिन कबीले के मुखिया का बेटा है। गूसोंग ने याद दिलाया। उसे ऐसे हालात में मदद करने में सबसे ज्यादा मजा आता था, लिन कबीले की बदनामी देखकर। ध्रुव मुस्कुराया। सब लोग गूसोंग को देख रहे थे। ध्रुव कुछ कदम आगे बढ़कर गूसोंग की ओर बढ़ा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ बैठ सकते हो? वेन शान ने अशिष्टता से कहा। यंगजहौ शहर में 4 शक्तिशाली कुल थे। शहर के स्वामी का परिवार सबसे शक्तिशाली था। अन्य 3 बड़े कुलों के बीच लगातार दुश्मनी चल रही थी, खासकर गू कुल और लिन कुल के बीच बहुत ज्यादा तनाव था। गू कुल लिन कुल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वेन कुल भी ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ओह, वास्तव में आपका क्या मतलब है? ध्रुव ने वेन शान की ओर नहीं देखा और केवल गूसोंग से पूछा। तुम समझते नहीं, कमीने, तुम्हें हमारे साथ बैठने का कोई हक नहीं देता, गूसोंग ने ध्रुव से तिरस्कार भरे लहजे में कहा। ध्रुव को सचमुच अंदाजा नहीं था कि इन शिष्यों की तुलना में उसकी हैसियत कितनी कम है। मैं समझ गया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ध्रुव ने अपना आपाना खोते हुए कहा। वह पहले जैसा ही शांत था। जो भी हो, दफा हो जाओ, गूसोंग गुस्से से चिल्लाया। उसे उम्मीद थी कि ध्रुव डर जाएगा और पीछे हट जाएगा, जिससे वह लिन कबीले को बेइज्जत कर सकेगा। इस प्रायोजित अध्याय के लिए गैरी आर का विशेष धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी इसका आनंद लेंगे। आज बाद में और भी बहुत कुछ आएगा।
आज की रात पीएमजी प्रशंसकों के लिए अच्छी रात होगी ज़ॉस। ध्रुव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह मेज की तरफ बढ़ा, शराब का प्याला उठाया, प्याला झुकाया और धीरे से गूसोन के सिर पर उड़ेल दिया। सबकी बोलती बंद हो गई, वे स्तब्ध रह गए। जाहिर है उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ध्रुव इस अपमान का बदला लेने की हिम्मत करेगा, और उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि वह गूसोन के सिर पर शराब उंडेल देगा। पूरी भीड़ स्तब्ध थी और उस दृश्य को दिलचस्पी से देखती रही, खासकर लिनयू, जिसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। वह न सिर्फ गूसोन का अपमान देख पा रहा था, बल्कि उस कूड़े के टुकड़े को गूसोन द्वारा कुचले जाते हुए भी देख पा रहा था। यह अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। वह खुश कैसे न होता। गूसोन को भी ध्रुव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसकी आंख में थोड़ी शराब चली गई थी, जिससे हल्का सा चुभन वाला दर्द हो रहा था। फिर उसने अपने नंगे हाथों से अपने चेहरे से शराब पोंछी। फिर उसने अपनी आंखें खोली जो गुस्से से सिकुड़ने लगीं। उसकी आंखें इतनी सिकुड़ गई थी कि वह किसी खतरनाक सांप जैसा लग रहा था। उस कूड़े के टुकड़े की आज किस्मत ही पलट गई। वो मरेगा नहीं, पर मैं उसे मरने पर मजबूर कर दूंगा। सबने गूसोन के बर्फीले भाव देखे। ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर लिन कबीले और गू कबीले के बीच और भी दुश्मनी होगी। तुमने मेरे सिर पर शराब डालने की हिम्मत की, गूसोन ने कहा, जिसकी आंखें हल्की लाल थीं। उसकी आवाज धीमी थी। उसने शांति से कहा था, लेकिन इससे बात और भी भयावह हो गई थी। गूसोन गुस्से से भर गया। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं ही था, क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद थीं? जल्दी करो, कोई मेरे लिए एक और प्याला शराब ले आओ, ध्रुव ने और शराब लाने का इशारा करते हुए कहा। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जैसे घटिया इंसान को ऐसा करने की हिम्मत कहां से मिलती है? क्या तुमने अपने किए के अंजाम के बारे में सोचा भी है? या शायद तुमने बेवकूफी में सोचा है कि लिनयू तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी होगी? गूसोन ने ऐसे लहजे में कहा जो ध्रुव और लिनयू दोनों का मजाक उड़ाने जैसा था। ध्रुव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेज पर रखी शराब की एक बोतल उठाई, उसे खोला और गूसोन के सिर के ऊपर उठा दिया। गूसोन वहीं स्तब्ध खड़ा रहा क्योंकि शराब उस पर लगातार गिर रही थी। न सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसका पूरा शरीर भीग गया था। मुझे भी समझ नहीं आता कि तुम कचरा शब्द का इतना इस्तेमाल क्यों करते हो। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस भयानक एहसास को छुपाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर गहरे तक है, क्योंकि तुम इतने तुच्छ हो? क्या अब तुम हिचकिचा रहे हो? क्या गू कबीले के इस कमीने में हिम्मत नहीं है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि यह उसके साझा खून से आया है या गू कबीले के खून से। गूसोन गू कबीले के मुखिया और एक दासी का पुत्र था। वह निस्संदेह एक युवा स्वामी था, लेकिन कबीले के पदानुक्रम में उसका दर्जा कम था। यही गूसोन का सबसे बड़ा अफसोस था। इस बात का जिक्र होते ही उसके दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। उसे इस बात से भी सख्त नफरत थी कि कोई उसके सामने इस बारे में बात करे। ध्रुव के शब्दों ने साफ तौर पर एक बेहद संवेदनशील विषय को छुआ था। तुम मरना चाहते हो? जैसी की उम्मीद थी, गूसोन के हाव भाव बदल गए और वह और भी ज्यादा दुष्ट लगने लगा। वह गुस्से से उबल रहा था और उसकी हत्या की मंशा छिप नहीं पा रही थी। गूसोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव पर प्रहार करने के प्रयास में अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी अविश्वसनीय गति से हवा में सीटी बजाती हुई चली गई। मेज पर बैठे सभी लोग उस मुक्के की गति और शक्ति से डर के मारे कांप रहे थे। गूसोन सचमुच गुस्से से भर गया था। उस मुक्के का उद्देश्य ध्रुव का सिर इतनी जोर से कुचलना था कि वह उसकी गर्दन से अलग हो जाए। उसने ध्रुव का सिर अपने नंगे हाथों से काटने के इरादे से हमला किया था। लिनयू बाकियों से अलग और भी ज्यादा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर मुस्कान वाकई बड़ी थी। उसने दिल से उम्मीद की थी कि ध्रुव गूसोन के वार से दर्दनाक मौत मरेगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने चाही थी। गूसोन का मुक्का उसके और ध्रुव के बीच में ही रुक गया। बेशक गूसोन दया नहीं दिखा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक हाथ की हथेली ने उसके मुक्के को पूरी तरह रोक दिया था। इस हाथ ने मुक्के को पूरी तरह रोक दिया था और एक ही झटके में गूसोन की मुट्ठी पकड़ते हुए बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उस हाथ की हथेली ने गूसोन के मुक्के को आसानी से रोक दिया था। कोई नुकसान का निशान नहीं था और यह वास्तव में काफी सहज लग रहा था। गूसोन का चेहरा लाल हो गया था और वह अपनी मुट्ठी हथेली से हटा नहीं पा रहा था। यह ध्रुव ही था जिसने हाथ बढ़ाकर मुक्के को सांस लेने जैसे स्वाभाविक रूप से रोक दिया था। उसके चेहरे पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे और वह अभी भी बहुत शांत और सहज था। सब लोग सदमे में थे। ऐसा कैसे हो सकता था? ध्रुव इतने शक्तिशाली हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता था? इसके अलावा ध्रुव के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे, जबकि गूसोन साफ तौर पर ध्रुव की पकड़ से अपनी मुट्ठी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम भी गू कबीले के एक और नालायक बदमाश हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे चिढ़ाने का हक है। तुम मुझे कूड़ा कहते हो। तुम्हारी क्या हैसियत है? क्रंच। गूसोन ने एक भयानक चीख मारी। एक तेज दर्द उसकी मुट्ठी में घुस गया। दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी को सिर्फ अपने हाथों की ताकत से कुचल दिया था। दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें अपनी जान देकर जाने देने का फैसला कर लिया है, ध्रुव ने गूसोन की मुट्ठी पकड़े हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहा। इसके तुरंत बाद गूसोन को ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया।
सभी ने गूसोन के शरीर के बाहर जमीन पर गिरने की आवाज सुनी, जिसके बाद दर्द भरी कराह सुनाई दी। मेज पर बैठे सभी लोग एकदम स्तब्ध रह गए। गूसोन 8वीं क्यूई परत पर था और पलक झपकते ही उस कूड़े के ढेर ने उसे घायल कर दिया और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आखिर हुआ क्या था? उफ, सबने गहरी सांस ली। क्या ये सचमुच लिन कबीले का कूड़ा कचरा है? ध्रुव ने एक नजर सब पर डाली। उसके तुरंत बाद उसने लिन यू की तरफ देखा। ध्रुव को शांति से उसे देखते हुए देखकर लिन यू पूरी तरह से डर गया। जी हाँ, लिन यू ने अभी अभी ध्रुव को कूड़ा कहा था और फिर भी उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था जिसे पहचानना उसके लिए मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव पूरी तरह से बदल गया हो। वह एक खूंखार जानवर में बदल गया था जो इंसानी रूप में छिपा था। ध्रुव पहले बिल्कुल अलग था। ध्रुव डरपोक और कमजोर होने के लिए जाना जाता था, लेकिन उस पल ध्रुव एक शक्तिशाली और अविचल जानवर जैसा लग रहा था। उसका स्वभाव उग्र और शक्तिशाली था। क्या ये वाकई वही बेकार चीज थी जिसे वह जानता था? तुमने अभी मुझे क्या नाम से पुकारा? ध्रुव ने लिन यू से पूछा। लिन यू के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह सामने खड़े व्यक्ति से इतना डर गया था। कूड़े का टुकड़ा, ध्रुव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके तुरंत बाद लिन यू को ठंडी हवा का एहसास हुआ और हवा में एक तेज आवाज गूंजी। अचानक उसका चेहरा हवा के दबाव से जलने लगा। यह बेहद दर्दनाक था। ध्रुव ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था। तुम? लिन यू ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके चेहरे की सारी मांसपेशियां जल रही थीं। ध्रुव ने सबके सामने उसे आश्चर्यजनक रूप से एक तमाचा जड़ दिया था। लेकिन जब लिन यू ने देखा कि ध्रुव अब भी उसे पहले की तरह शांति से देख रहा है, तो उसने जो कहना चाहा था उसे निगल लिया और फिर कोई आवाज नहीं निकाली। अगली बार जब तुम कुछ कहना चाहो तो अपने शब्दों पर ध्यान देना। याद रखना कि तुम क्या दर्जा रखते हो और मैं क्या दर्जा रखता हूँ, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बाद उसने लिन यू पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया। वह लिन यू के पीछे से गुजरा और वेन शान के पास गया। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? वेन शान ने सतर्कता बरतते हुए और ध्रुव को चिंतित नजरों से देखते हुए पूछा। वह आदमी गूसोन को खिड़की से बाहर फेंकने में सक्षम था। वह न केवल मजबूत था बल्कि साहसी भी था। क्या तुम डर गए हो? ध्रुव ने चिढ़ाते हुए पूछा। मैं? वेन शान अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही रुक गया। अचानक ध्रुव के शरीर से एक बर्फीली, ठंडी, जानलेवा भावना उभरी जिससे वेन शान का सिर सुन्न हो गया। उसने अपना डर निगल लिया और जमीन की ओर देखने लगा। ठीक एक पल पहले लिन यू की तरह उसका चेहरा लाल हो गया था और वह जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैं कचरे का टुकड़ा हूँ। ध्रुव के शरीर से निकली बर्फ जैसी ठंडी हत्या की भावना गायब हो गई थी। ध्रुव फिर मुड़ा और बाहर की ओर चल पड़ा। किसी ने उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। वेन शान शर्मिंदगी से कराह उठा। उसने शराब का गिलास इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वह उसके हाथ में ही टूट गया। हालांकि ध्रुव ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन जिस तरह से ध्रुव ने उसे सिमटने पर मजबूर किया था, उससे उसे खुद पर बेहद शर्म और अपमान का एहसास हुआ था। उसने सोचा था कि ध्रुव को उनके साथ बैठने का कोई हक नहीं है, लेकिन ध्रुव से टकराव के दौरान उसने अपनी एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि ध्रुव को उसे एक बार भी छूने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी शराब का प्याला और उसका आत्मसम्मान दोनों अब चकनाचूर हो गए थे। उस वक्त लिन यू की मनस्थिति वेन शान से कुछ खास बेहतर नहीं थी। उसे अब भी अपने चेहरे पर ध्रुव के हाथ का निशान महसूस हो रहा था। उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? ध्रुव उसके सामने खड़ा था। उसने उसे थप्पड़ खाने से भी रोक पाने की हिम्मत खो दी थी। मेज पर बैठे बाकी सभी लोग चुप रहे। वे सब लिन कबीले के उस घटिया इंसान को बेइज्जत करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें इस तरह बेइज्जत कर पाएगा। ये युवा साधक खुद को यंगजहौ शहर के सबसे अच्छे जूनियर बताते थे। एक को ध्रुव ने घायल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया था, दूसरे को थप्पड़ मारा था और तीसरा इतना डर गया था कि उसने खुद को घटिया कह दिया था। क्या ध्रुव को सचमुच उनके साथ बैठने का हक नहीं था? क्यू लैन की आंखें चमक रही थीं। वह समूह की सबसे शक्तिशाली साधिका थी। वह पहले ही लिंग क्यू परत तक पहुंच चुकी थी। ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा था। वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि ध्रुव में एक खास प्राकृतिक आभा थी जो लोगों को अपनी हीनता पर शर्मिंदा कर देती थी। जहां तक ध्रुव की बात है, उसने जरा भी नहीं सोचा था कि उस दिन रेस्टोरेंट में उसकी उपस्थिति से ये सभी लोग उसके बारे में इतना सोचेंगे। वह बस अब और अपमानित और कूड़ा कहलाना नहीं चाहता था। शक्तिशाली कुलों के शिष्यों का वह समूह खुद को आम जनता से ऊपर रखने का आदी था। ध्रुव उनके बदसूरत और घिनौने चेहरों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। कियान ली जू धीरे धीरे विसल विन रेस्टोरेंट के पास से गुजरा। गूसोन दूर से ध्रुव की आकृति को धीरे धीरे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसने लिन कबीले के कबाड़ से किसी भी तरह बदला लेने की योजना बनाई थी। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए ग्राहम बी, पैट्रिक एन और लाइकलिकी का विशेष धन्यवाद। अब मेरे रिलीज डे के 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 2 और आने वाले हैं। मैंने हाल ही में इस साइट पर वेब विज्ञापन भी जोड़े हैं, लेकिन मैं अभी भी नौसिखिया हूँ। अगर आपको कोई भी अनुचित सामग्री दिखाई दे तो कृपया मुझे तुरंत बताएं।
मुझे खुशी है कि आप में से कुछ लोग नग्न महिलाओं पर तुरंत क्लिक करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग मुझे पहले बताएंगे। आनंद ले ज़ोक्सो। जब कियान ली जू ने लिन कबीले के क्षेत्र में प्रवेश किया तो इसने लिन कबीले के अधिकांश सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। ध्रुव वापस आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि अब वह किस साधना स्तर तक पहुंच गया है। हे, वह वापस आ गया है, लेकिन एक ही संभावना है, वार्षिक बैठक में वह अपने पिता और खुद की इज्जत खो देगा। कबीले के ऊपरी सदस्यों के बेटे और बेटियां अब सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हालांकि ध्रुव 7वीं क्यूई परत तक पहुंच गया है, फिर भी वह बहुत कमजोर है। हाँ बिल्कुल, वह घटिया इंसान लिन यून को हरा सकता था, लेकिन लिन कबीले के प्रतिभाशाली साधकों के सामने लिन यून क्या था। अगर मैं उसकी जगह होता तो उसके संप्रदाय में छिप जाता और कभी बाहर नहीं आता। कबीले के कई सदस्य चुपचाप ये बातें कह रहे थे क्योंकि वे कबीले के मुखिया को नाराज नहीं करना चाहते थे। कबीले के ज्यादातर सदस्य मन ही मन ध्रुव का मजाक उड़ा रहे थे। भले ही ध्रुव कबीले के युवा मुखिया का दर्जा रखते थे, फिर भी वे एक घटिया इंसान थे। उस समय ध्रुव पहले ही मुख्य आवासीय क्वार्टर में पहुंच चुका था। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मजबूत और साफ सुथरा था। यहाँ सिर्फ उसके पिता और उसे ही रहने की इजाजत थी। पिताजी, ध्रुव ने लिन हाई के कमरे में पहुंचकर कहा। उसने देखा कि उसके पिता बैठे हुए पेंटिंग कर रहे थे। छोटे फैंग, तुम वापस आ गए, लिन हाई ने सिर उठाते हुए कहा। उसने जो चित्र बना रहा था उसे एक तरफ रख दिया और ध्रुव की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। हाँ, वार्षिक बैठक 7 दिनों में होगी। मैं अन्य संप्रदायों में भेजे गए बाकी शिष्यों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए वापस आया हूँ। ध्रुव ने अपने पिता द्वारा एक तरफ रखी गई पेंटिंग को एक क्षण के लिए देखा। पिछले ध्रुव की यादों में वह जानता था कि लिन हाई को शांति का एहसास पसंद था। यह उसकी चित्रकला के प्रति लगन से जुड़ा हुआ लग रहा था। उसे पेंटिंग करते समय कोई व्यवधान पसंद नहीं था। हालांकि ध्रुव ने लिन हाई की कोई भी पेंटिंग कभी नहीं देखी थी। छोटे फैंग, तुम्हें वार्षिक बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्हें अकेले ही एक दूसरे को परेशान करने दो, लिन हाई ने सिर हिलाते हुए कहा। पिताजी, ऐसा क्यों? हे, इस साल की वार्षिक बैठक में वे सब हमारी बेइज्जती देखने के लिए बेताब हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन तुम थोड़ा सावधान रहना छोटे फैंग, लिन हाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में लिन कबीले में काफी बदलाव आया था और अब वह शांत और शांतिपूर्ण नहीं रहा। उसके 2 भाई, कुछ चचेरे भाई और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी उसे कबीले के मुखिया के पद से हटाने की योजना बनाने लगे थे। चिंता मत करो पिताजी, मैं ठीक हो जाऊंगा, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। वह 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुका था। अगर वार्षिक बैठक के दौरान कुछ ताकतवर लोग उसका अपमान करने के लिए उसका सामना करना भी चाहें, तो ध्रुव उसका बदला चुकाने में सक्षम होगा। लिंग क्यूई परत के नीचे उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लिन हाई अपने बेटे की प्रतिक्रिया से हैरान था और ध्रुव की आंखों में गहराई से देख रहा था। जब उसने देखा कि ध्रुव कितना आत्मविश्वासी है तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, अगर मेरा बेटा जाना चाहेगा तो चला जाएगा। हम वार्षिक बैठक में जाएंगे और वे देखेंगे कि मुझे पद से हटाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन लिटिल फैंग, तुम्हें वार्षिक बैठक के दौरान सचमुच सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि लिन कियान पहले ही लिंग क्यू इस स्तर तक पहुंच चुकी है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसके पिता ने बड़ों की बैठक के दौरान अपनी बेइज्जती की। यह कोई अफवाह नहीं है। वह पहले ही लिंग क्यू परत में सेंध लगा चुकी है, लेकिन मैं उसे आसानी से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करने दूंगा, ध्रुव ने कहा, जिसकी आंखों से एक ठंडी हत्या की भावना झलक रही थी। लिन कियान युन हाई संप्रदाय में इसलिए गई थी क्योंकि वह उसे मारना चाहती थी। युन हाई संप्रदाय छोड़ने से पहले उसने उसे धमकी भी दी थी कि अगर वे वार्षिक बैठक में फिर से मिले तो वह उसे मार डालेगी। वह ये देखने जा रहा था कि लिन कियान उस आयोजन के दौरान उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करने की योजना बना रही है। पिताजी, मैं पहले अभ्यास करने जा रहा हूँ। वार्षिक बैठक के दिन आकर मुझे ले जाइए, ध्रुव ने जाते हुए कहा। हालांकि ध्रुव कमजोर नहीं था, लिन कियान में बर्फ और आग जैसी सार्वभौमिक आत्मा थी जिससे निपटना आसान नहीं था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह कम समय में जितनी हो सके उतनी ताकत हासिल कर ले। थोड़ी सी भी ताकत उसकी जान बचा सकती थी। उस समय लिन कबीले के आवासीय परिसर के बाहर एक बछेड़ा सरपट दौड़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटों से भरा एक तूफान था। लिन कियान एक अग्नि बछेड़े की पीठ पर सवार थी। उसने एक लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था जो उसके बछेड़े से मेल खाता था और उसे एक अत्यंत धनी कुलीन महिला जैसा दिखा रहा था। उस समय उसकी भव्य मुद्रा किसी को भी उसके विरुद्ध एक भी अपशब्द कहने से रोक सकती थी। वह एक रानी की तरह थी जो तुच्छ जनता को तिरस्कार से देख रही थी। महाराज, प्रवेश द्वार के पहरेदार ने आदरपूर्वक उससे कहा। वे सभी ध्रुव से कहीं ज्यादा उसका सम्मान करते थे। उन्होंने लिन कियान की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसके स्वभाव ने उन्हें खुद को अयोग्य महसूस कराया। वे जानते थे कि आगे चलकर वह कबीले में एक बड़ा पद हासिल करेगी। लिन कियान ने बिना इधर उधर देखे तुरंत लिन कबीले के आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वह बेहद घमंडी लग रही थी, मानो उसे सचमुच लगता हो कि वह राजसी है। हाओ यू संप्रदाय के वस्त्र पहने 2 लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वे तेजी से उसके पीछे लिन कबीले के क्वार्टर में घुस गए। उनकी कृपा सचमुच पहले जैसी नहीं दिखती।
वह मेरी यादों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है। लिन कबीले में उनकी कृपा, लिन कियान का कोई सानी नहीं है। प्रवेश द्वार के एक गार्ड ने उन्हें लिन कबीले के क्वार्टर में जाते हुए देखा। बेशक वह लिंग क्यू परत को तोड़ चुकी है। वह बेहद मजबूत और सुंदर है, और उसकी कृपा, लिन कियान केवल 16 साल की है। उसके लिए एक उज्जवल भविष्य खुला है। वह उस कूड़े के टुकड़े से कहीं बेहतर है जो खुद को युवा स्वामी कहता है। उसके सभी दोस्त भी बेहद मजबूत दिखते हैं। वे युहाओ संप्रदाय के कुलीन व्यक्ति होने चाहिए। दूसरे गार्ड ने कहा। उनकी नजर में ध्रुव और लिन कियान में बिल्कुल भी समानता नहीं थी। वे अतुलनीय थे। एक हाओ यू संप्रदाय में था और उसकी स्थिति राजसी स्तर की थी, दूसरे की स्थिति उनके जूतों के नीचे की गंदगी से भी कम थी। उनके मन में कोई संदेह नहीं था, ध्रुव के पास अपने पूरे जीवन में एक नीच किसान की तरह उसे देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन कियान और हाओ यू संप्रदाय के दो शिष्य पलक झपकते ही आवासीय परिसर में पहुंच गए। जिस तेजी से वे आगे बढ़े थे, उससे उनके पीछे हवा का तूफान आ रहा था। लोग ध्रुव के आने के समय से कहीं ज्यादा उत्तेजित थे। सभी कबीले के सदस्य अपने भावी नेता के चारों ओर मक्खियों की तरह इकट्ठा होने लगे। कुछ कबीले के सदस्य और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी उस घर के बगीचे की ओर बढ़ रहे थे जहाँ लिन बादाव रहते थे, उन्हें सम्मान देने के लिए। लिन कियान के लिए एक उज्जवल भविष्य अवसरों से भरा हुआ इंतजार कर रहा था, जो लिन कबीले के सभी सदस्यों के लिए नहीं था। इसीलिए लिन कबीले के कई लोग लिन बादाओ को कबीले के पदानुक्रम में ऊपर उठने में मदद करने को तैयार थे। इस तरह लिन कियान को और अधिक शक्ति प्राप्त होगी, वह कबीले की शान होगी। लिन बादाओ की मदद करने वाले ये सभी लोग भविष्य में उनकी बेटी का भी अनुग्रह प्राप्त करेंगे। उसके भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वे लिन बादाओ के सामने खुद को विनम्र ही कर सकते थे। लिन कियान जिस रिहायशी इलाके में रहती थी, उसकी तुलना में ध्रुव का घर वीरान और वीरान लग रहा था। फिर भी लिन कियान ध्रुव से किया अपना वादा नहीं भूली थी। उसने ध्रुव के घर की तरफ देखा, उसकी आंखों में कत्ल करने का इरादा था, उसकी नजर तलवार की तरह तेज थी। इस बार मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करना सुनिश्चित करूंगी, लिन कियान ने निर्दयी मुस्कान के साथ ध्रुव को घूरते हुए कहा। 2 दिन बाद लिन बादाओ का सबसे बड़ा बेटा लिन हुन भी कबीले में लौट आया। लिन हुन जुयंग नामक एक पहाड़ी गांव में शिक्षा ले रहा था। जुयंग पर्वतीय गांव कोई संप्रदाय नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़े संप्रदाय से जरा भी कम नहीं थी। जुयू देश में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। इसके अलावा जुयंग पर्वतीय गांव केवल उन्हीं साधकों को स्वीकार करता था जिनके पास बर्फ और बर्फ की आत्माएं होती थीं। लिन हुन ने भी पिछली बार की तुलना में अपनी साधना में बहुत तेजी से सुधार किया था। वह 9वीं ची परत तक पहुंच गया था। एक और छोटा सा कदम उसे लिंग ची परत तक पहुंचने में सक्षम बना देगा। पूरा लिन कुल युवा पीढ़ी में इतनी महान प्रतिभाएं पाकर रोमांचित था। ऐसा लग रहा था जैसे कुल का पूरा भविष्य लिन बादाओ के पूर्ण प्रभुत्व में था। लिन होन के अलावा कबीले की विभिन्न शाखाओं से जुड़े युवा पीढ़ी के असंख्य सदस्य वापस आ रहे थे। वार्षिक बैठक नजदीक आती जा रही थी। लिन बादाओ के घर में लगातार आने जाने वालों का तांता लगा रहता था और उनका आंगन बाजार की तरह गुलजार रहता था। ऐसा लग रहा था मानो वे लिन कबीले के मुखिया बन चुके हों। यहाँ तक कि कबीले के असली मुखिया लिन हाई के घर के आसपास भी कोई नहीं था। उनके घर के आसपास बेहद वीरानगी थी। किसी ने भी आकर उन्हें वैसा सम्मान देने की जहमत नहीं उठाई थी जैसा उन्होंने लिन बादाओ को दिया था। अंततः वार्षिक बैठक शुरू होने वाली थी। लिन कबीले के सभी लोग बेहद उत्साहित थे। वे सोच रहे थे कि कबीले के कनिष्ठ शिष्य कबीले से दूर अपने अभ्यास के दौरान किस स्तर तक पहुंचे हैं। शिष्यों का मूल्यांकन कमजोर, औसत और मजबूत के समूहों में किया जाएगा। कई लोग सोच रहे थे कि उनके बेटे और बेटियां कबीले की रैंकिंग में कहां फिट बैठेंगे। सभी मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि उनके वंशज सबसे मजबूत रैंकिंग में होंगे, जिससे उन्हें कबीले में एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। वे ये भी सोच रहे थे कि क्या कुछ नए प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और युवा पीढ़ी के बीच अपनी अलग पहचान बनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी परिणामों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। वार्षिक बैठक किसी भी कबीले के सबसे उत्सवी और आनंदमय दिनों में से एक होती थी, क्योंकि इससे कबीले के भविष्य की संभावनाओं का पता चलता था। युवा पीढ़ी की प्रचुर प्रतिभा भविष्य में कबीले को और अधिक प्रतिष्ठा और गौरव प्रदान करती थी। 3 महीने पहले कुछ लोग चाहते थे कि लिन हाई गद्दी छोड़ दे, लेकिन लिन हाई इतना ताकतवर था कि यह बात डराने और डराने वाली थी। लेकिन वार्षिक बैठक के दौरान उनमें साल के किसी भी अन्य क्षण की तुलना में अधिक साहस था। लिन कियान साबित कर देगा कि कुल का भविष्य लिन बादाओ के साथ है। लिन कुल के कुछ सदस्यों के साथ दूसरे कुलों के दोस्त भी थे जो इन घटनाओं को देखने आए थे। ध्रुव अपनी बाहें फैलाते हुए अपने कमरे से बाहर आया। उसने गहरी सांस ली और आसमान में उगते सूरज का आनंद लिया। ध्रुव ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन पिछले दिनों से कुछ अलग होगा। कुल के मुखिया का दर्जा, ध्रुव को इसकी परवाह नहीं थी। वह साधना पथ के सर्वोच्च शिखर की तलाश में था। केवल सबसे शक्तिशाली ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। कुल का मुखिया तो बस एक मनगढ़ंत नाम था। अगर कोई पर्याप्त शक्तिशाली और ताकतवर हो तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। कौन उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? ध्रुव अब भी जानता था कि उसके पिता को भी ऐसी बातों की परवाह नहीं थी। लिन हाई को सत्ता और प्रभाव का ज्यादा मोह नहीं था, वरना ऐसी घटनाओं के बाद भी वह इतना शांत और स्थिर नहीं रहता। अगर लिन वंश बड़े आयोजन न करता तो वह लगभग कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता।
उसके सार्वजनिक रूप से प्रकट होने से ही दूसरों को उसकी आलोचना करने और उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर करने का मौका मिलता। छोटे फैंग, तुम्हारा अभ्यास तो पूरा हो चुका है, लिन हाई ने ध्रुव की ओर बढ़ते हुए कहा। वह उसे ध्यान से जगाने आया था। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। चल दर। वे वार्षिक बैठक की ओर एक साथ चल पड़े। लिन कबीले की वार्षिक बैठक में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सभी लोग बहुत पहले ही पहुंच चुके थे और आने वाले कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब ध्रुव और लिन हाई वार्षिक बैठक में पहुंचे तो कई लोग उन्हें घूरने लगे। हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, हालांकि ज्यादातर भाव उपहास या तिरस्कार के थे। ये ध्रुव है। कई लोग ध्रुव को ठंडे भावों से देख रहे थे। कुछ चेहरे जो दूसरों से अलग दिख रहे थे वे थे लिन हेंग के, जिनकी साधना ध्रुव ने बिगाड़ दी थी। साथ ही लिन युन, लिन कियान, लिन यू और निश्चित रूप से ध्रुव के तीसरे चाचा लिन हाओरान भी थे। लिन हाओरान के दो बेटे थे, लिन युन जिसे ध्रुव ने अपमानित किया था और लिन हेंग जिसकी साधना ध्रुव ने बिगाड़ दी थी। कुल मिलाकर ये कहना आसान था कि लिन कबीले में ध्रुव से सबसे ज्यादा नफरत किससे थी। लिन हाओरान ने लिन हेंग को छिपा दिया और उसे नजरों से दूर रखा ताकि उसकी इज्जत न गिरे। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि लिन हेंग और ध्रुव के बीच क्या हुआ था। साथ ही वह ध्रुव के पिता को इस बात पर गर्व करते हुए नहीं देखना चाहता था कि ध्रुव को अपन बनाने की उसकी योजना उल्टी पड़ गई है और कबीले में लिन हाओरान की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है।